नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और आज हम फ़ाक़िर भाई, जयप्रकाश फ़ाक़िर भाई का इंटरव्यू ले रहे हैं। आप इनको अलग-अलग मुद्दों पे सुने होंगे, हमारे साथ ही रहते हैं किताब पर चर्चा और पसमादा के और मुद्दों पर। लेकिन फ़ाक़िर भाई क्या है? कैसे उनकी जर्नी रही? उनका घर का बैकग्राउंड कैसा रहा? उनकी जाति चेतना कैसे आई? इन सब सवालों पर हम उनसे बात करेंगे। साथ ही आपके भी अगर कोई सवाल हो, तो आप साथ के साथ हुँ, अपने सवाल भी लिखते रहें क्योंकि ये बहुत शॉर्ट होगा। हम कोशिश करेंगे 30 मिनट का ये प्रोग्राम हो और आपके कोई सवाल होगा तो 5-10 मिनट में उसका जवाब देके इसको खत्म कर देंगे। मुश्किल से 40 मिनट का ये प्रोग्राम होगा। फ़ाक़िर भाई शुरू करते हैं। हुँ। सबसे पहले हाँ जी। फ़ाक़िर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आप हम लोगों से जुड़े रहे और हुँ, हुँ। अपना कीमती समय हमें देते रहे। तो आज आपके बारे में बात होगी फ़ाक़िर भाई। तो जी। शुरुआत हाँ मुझे जी। लगता है कि किया जाए कि आप बताते हैं कि आप जम्मू कश्मीर से आप थे ना? तो जी। वन जी, जी। गुर्जर कम्युनिटी से है। तो पहले इसको बताइए जी, जी। फ़ाक़िर भाई थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए। मैं आपको थोड़ा-सा सोलो करता हूँ, थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताइए, फिर हम दोबारा से हुँ, हुँ। साथ में आ जाएँगे। जी, फ़ाक़िर भाई। जी। ये भारत में तरह-तरह की जनजातियाँ, जातियाँ, समुदाय रहते हैं और ये बड़ा विचित्र है और इसको रिजले ने सबसे पहले पीपल्स ऑफ इंडिया करके लेकिन एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से, एक्सटर्नल गेज यानी बाहरी दृष्टिकोण से उसको अपने मकसद से वो उसने संग्रह किया। लेकिन ऐसे संग्रहों में भले ही दृष्टिकोण जो भी हो, सूचनाएँ मिल जाती हैं, उपयोगी सूचनाएँ। तो इन उपयोगी सूचनाओं को इकट्ठा करके एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे आईएएस ऑफिसर कुमार सुरेश सिंह, तो उन्होंने किया संग्रह। तो उसको जब आप पढ़ेंगे वो ढेर सारे वॉल्यूम्स में कई वॉल्यूम्स है उसके, तो उसमें एक से एक विचित्र जनजातियों के बारे में आपको पता चलेगा, घुमंतू जनजातियों कि जिसमें हिंदू मुस्लिम तक का फ़र्क नहीं कर पाएँगे। एक ही जाति के एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो एक पीढ़ी में मुस्लिम से शादी हो जा रही है, दूसरे में हिंदू से हो जा रही है और ये कोई अजूबा नहीं है। और मेरे एक दोस्त ने ज्ञानोदय स्कूल है नजफ़गढ़ में, उन्होंने बताया कि वहाँ ऐसे समुदाय रखते हैं और उस जगह का नाम भी आप देखेंगे तो उसी तरह का रहता है, गुजारावाला ऐसे करके बकरवाला। तो उस जगह का भी नाम नजफ़गढ़ के बकरवाला ही है। तो कई लोग बसते रहे और भारत में चूँकि लोगों में इतिहास बोध नहीं था, यहाँ के जो शासक वर्ग थे, अशराफ हों या ब्राह्मणवादी कह लें, तो इनमें इतिहास बोध नहीं था, क्योंकि इनका हित इतिहास को मिटाने में था। तो ये सब सारी जानकारियाँ जिनको लिखने का उस पे अधिकार था, उन लोगों में इतिहास चेतना नहीं थी और जो लोग श्रमिक थे, जो लिख सकते थे, उनको पढ़ने-लिखने का अवसर नहीं मिला, जिससे ये सारी बातें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट लेके आओ, प्रूफ लेके आओ। ये सारी परंपराएँ जो हैं, ये शासक वर्ग की हैं, प्रूफ लाना, ये लाना, वो लाना, उनके कब्जे में है। तो जो वाचिक परंपरा के लोग हैं, जहाँ से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, वो लिखना-पढ़ना तो वो जानते नहीं है, जनजातियाँ जो भी मुंडा वगैरह-वगैरह का तो लिपि ही नहीं होता, मुंडारी भाषाओं का। बहुत बाद में कुछ पादरी लोग संथाली का ओल्ड चिकी लिपि बना दिया। तो हमारी जो भी परंपरा है, ओरल है, वाचिक है। इसको मैं सबसे पहले स्ट्रेस करना चाहता हूँ और एक रेड इंडियन ने इस वाचिक परंपरा को ही ओरिजिनल माना और कुछ भी वो बहुत रेडिकल हो गया और रिटर्न किसी भी चीज़ के मान्यता को देने से इनकार कर दिया। तो एक ऐसा भी आदमी है और एक तरफ वो भी है देरिदा। तो देरिदा राइटिंग एंड डिफरेंस करके उसकी किताब है, उसमें वो लिखता है कि नहीं मेन जो है राइटिंग में ब्लैक एंड ब्लू में होना चाहिए, जिसका जिद कुछ लोग करते हैं, देरिदा टाइप का एलिटिस्ट अभिजातवादी दृष्टिकोण। तो 2 स्ट्रीम है, एक जगह है जहाँ पर कुछ भी बोल दो, ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण, मंटोवादी दृष्टिकोण, कि कुछ भी बोल दो, झूठ सच कुछ भी कहानी बनाते रहो। और दूसरा स्ट्रीम है कि हर चीज में शास्त्र का प्रमाण चाहिए, किताबों का प्रमाण चाहिए। ये 2 अतिवादी दृष्टिकोण है। उसके बीच में जितना मुझे मालूम है वाचिक परंपरा से अपने बारे में, ये डिस्क्लेमर इसलिए दिया तो मैं बताना चाहता हूँ कि कई वेव्स में, जिसको वेव्स में आना बोलते हैं ना, कई तरंगों में, कई लहरों में, कई किस्तों में लोग वहां से आए। सबसे पहली किस्त 1586 1586 में अकबर ने
धोखे से कैद कर लिया। वहां के जो नेटिव, जो स्थानीय मूल निवासी शासक थे, यूसुफ खान चक नाम था कश्मीर के, तो वो मान सिंह थोड़ा दयालु व्यक्ति था, तो बोला कि है तो राजा ही, इसको इस तरह सताओ मत, इसको भी कुछ गांव वगैरह। तो उनको नालंदा का एक जगह है, वहां कुछ गांव मिल गए और वहां वो बस गए। आज भी उस जगह का नाम ये कश्मीर चक है। यहाँ 7 कब्रें हैं, यूसुफ शाह चक्र उनके बेटे या पत्नी का भी। और कुछ लोग बोलते हैं पत्नी का कश्मीर में है, कुछ लोग बोलते हैं कि वहीं पर है, हब्बा खातून। तो इसी में कई मतलब कई वेव्स में लोग वहां कश्मीर से यूपी चलते हुए पैदल, जो जनजातियां एक जगह से दूसरे जगह ये जाती रही। माइग्रेट हुई। हाँ, लेकिन जी। माइग्रेशन का जो पुराना इतिहास अभी लिखा जा रहा है, ये आपके थोराट साहब थे यूजीसी के चेयरमैन, तो इन लोगों ने कोशिश करके माइग्रेशन का, जो मजदूरों का माइग्रेशन होता है, तमाम भोजपुरी गीतों में आप पाएंगे माइग्रेशन का चर्चा है, विदेशिया पति चला जा रहा है। लेकिन कुछ कविता, गुरेंद्र आजाद की कविता का मैं जिक्र करूंगा, वहां पर पति पत्नी दोनों साथ साथ जाते हैं, अगर वो आदिवासी हैं। आप समाज के जितने ही नचले तबके में जाएंगे तो उतना ही इग्लिटेरियन है। तो वहां ऐसा नहीं कि पति चल गया, पत्नी बिरहनी बन के रो रही है, पति पत्नी दोनों कमाते जाते हैं। आप जब 110 हुआ, बहुत बड़ी हिजरत हुई कोरोना के कारण, तो आपने देखा होगा कि औरत मर्द सब जा रहे थे, सिर्फ मर्द नहीं जी जा रहे थे। तो जी वो जी। जो विदेशी, वो जो कहानी है बिरा वगैरह की, वो मिडिल क्लास की है, जो सबसे नीचे तबले के औरत मर्द दोनों जाते हैं तो अपर। फाकिर तो भाई, ये जो मैं तो प्रवाह। जी जी जी, मैं जोड़ता चलूं, लोग थोड़ा जी कंफ्यूज है। जी। तो फाकिर भाई बता रहे हैं कि कैसे वो जम्मू कश्मीर के हाँ एक वनगुजर जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, और वो वनगुजर जनजाति कैसे कश्मीर से होते हुए बंगाल, हम्म बिहार या उत्तर हम्म प्रदेश कैसे पहुंची, तो वो एक हम्म। उसको एक थ्योराइज कर रहे हैं, कैसे जनजातियां कैसे सफर किया करते हैं, ये बताने की हाँ कोशिश कर हाँ, रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, फाकिर भाई और इसका बताइए। कुछ प्रमाण आपको महाराष्ट्र में हम्म कुन भी पाए जाते हैं। तो ये जाति कोई स्टैटिक चीज नहीं, बदलते रहती है। जैसे एक अमार भूम ने हमें बेचे था कि एक दलित साहित्यकार है, मनोहर मौली विश्वास, उनकी आत्मकथा है। तो उस कथा में वो लिखते हैं कि कैसे उनका परिवार चंडाल था लेकिन मछुआरा बन गया। मछुआरे लोग आजीविका के लिए, उनकी हम्म। नीची जाति का स्टेटस नहीं बदलता लेकिन पेशा बदलते रहता है। इसलिए जाति को पेशा से जुड़ना ठीक नहीं है, स्टेटस से जोड़ना ठीक है। कितने जोलाहे थे, वो चमार बन गए, चमार जोलाहे बन गए। एक गुरिंदर आजाद के हवाले से मैं बता रहा हूँ, वो पंजाब के हैं, पंजाब के बारे में वो बताते हैं। कितने जी। कबीरपंथी थे, तो वो दूसरे दूसरे, लेकिन उनका वो नहीं बदला, पेशा तो बदल गया, स्टेटस वही रहा, नीचे का स्टेटस वही नीचे। रहा। हाँ ठीक है। वही। तो फाकिर ऐसे भाई। हमारे लोग, एक लोग जी। कुछ चले गए महाराष्ट्र तक में, तो वहां अच्छा भी आज भी उनको कुनबी माना जाता है। कुनबी जो अच्छा जनजाति है, जिसे शिवाजी को भी जोड़ा जाता है, तो वो, लेकिन आज भी वो थोड़ा सा इतिहास बचा हुआ है कि वो कुनबियों में अपने आप को गुज्जर कुनबी बोलते हैं। कौन से कुनबी अच्छा। है? तो गुज्जर कुनबी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो, इसी तरह देहरादून में चले गए कुछ लोग, तो ये अच्छा। आप, और ये कुछ भाषा में भी पता चलता है कि हम्म जैसे भोजपुरी भाषा में औरत को, प्रेमिका को गुजरिया कहा जाता है। कहाँ हम्म चल गुजरिया, ऐसे को बहुत सारे गाने आपको मिल जाएंगे। तो हम्म। गुजरिया, गुज्जर कहीं तो स्त्रीलिंग गुजरिया है। अच्छा जट, वहां पर आपको जट जटिन का गाना भी मिल जाएगा अच्छा। मैं बिहार में। मैं 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 थोड़ा रोकता भी जी चलूं, ताकि जी जी बहुत। जी जी। तो ये एक तो हम गुजर को देख, गुजर जो हम गुजर सॉरी गुज्जर, हम्म गुज्जर देखते हम्म यूपी वाले, और आप वन हम्म गुज्जर है ना। तो हम्म इसमें आप जनजातीय समाज से आ रहे हैं, और जो गुजर हम्म। है वो शायद ओबीसी में है या कि अपर कास्ट में है। ओबीसी में है, अदर ओबीसी में बैकवर्ड है। कास्ट में। जी। जी जी, वो ओबीसी में है। तो उनसे आप अलग है ना, मतलब वो हाँ जी जाति जी और आपकी जाति अलग है। ठीक है, जी जी। आप जनजाति वाले हैं, और वो ओबीसी है, यही ना। वो ओबीसी है, लेकिन उनके लीडर्स या नेताओं का, या उसके हम्म कतिपय, मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम भी जनजाति हैं। और कास्ट ट्राइब कंटिनम का जो थ्योरी है कि कास्ट ट्राइब में माझी कहीं कहीं कास्ट है, कहीं कहीं ट्राइब है, माझी टाइटल वाले लोग।
तो जी ये जी एक उनका भी अभी डिमांड है, चल रहा है, वो बहुत व्यापक आंदोलन। उसके लीडर हैं लोधी साहब, मेरे मित्र ही हैं। तो और राजस्थान में जो आंदोलन चला शेड्यूल जी ट्राइब स्टेटस के लिए, से सब लोग परिचित हैं। हाँ इसलिए हाँ ये एक हाँ विवादास्पद डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसमें एक पुख्ता निष्कर्ष नहीं देना चाहिए, इसको ओपन रखना चाहिए मेरे विचार से, ईमानदारी यही ओके होगी। जी जी। ठीक। अब आप अभी हम आप पर ही फोकस कर रहे हैं फाकिर भाई, तो आप पे ही बात जी होगी। अब आपका परिवार सिवान में आके बसा, जी जी यही? जी जी जी। जी जी उसमें जी। बताइए, पिताजी के बारे में बताइए, दादाजी के बारे में। तो एजुकेशन कहाँ से शुरू की? दादाजी क्या पढ़े लिखे थे आपके? आपकी आपको आपकी मेरे स्मृति में है दादाजी पढ़े दादाजी? लिखे नहीं थे। नहीं, अच्छा, मेरे नहीं थे। दादाजी स्मृति में भी नहीं है। मेरे जन्म के पहले ही दादाजी का देहांत हो चुका था, इंतकाल हो चुका था। और हम्म लेकिन मेरे जो अब्बू थे, वो दादा के हाँ बारे में बहुत बातें करते थे, मतलब बहुत प्रिय थे। मेरे हाँ दादा मेरे पिताजी के लिए बातचीत तो अक्सर बताते थे। उनका नाम लाल भूषण था। हाँ। तो चूंकि उनके सारे बाल लाल रंग के थे, मेरे बेटे के अच्छा भी बाल लाल हैं, तो उनका अच्छा नाम वो लाल भूषण रखा गया। हमारे यहाँ अच्छा लेकिन भाषाओं से बड़ा लगाव था। जैसे मेरी माँ की आंखें बहुत सुंदर थी, तो उसका नाम अच्छा सुनैना रखा गया। तो इसलिए कहा अच्छा। जाता है ना कि दलितों के नाम बड़े बेकार रखे जाते हैं। तो हमारी हम्म, स्थिति दलितों जैसे नहीं थी, बहुत अच्छे नाम रखे गए। बड़े आजाद चेतना वाले लोग थे हमारे जो लोग थे। और अच्छा मेरी माँ की आंखें सुंदर थी, तो उसका नाम सुनैना रखा गया। मेरे दादा के बाल लाल थे, तो लाल भूषण मतलब आभूषण हम्म, मतलब गहना उनके जी जी बालों जी को। और जी बालों का जी। बड़ा शौक, कश्मीरी लोग देखिएगा बालों का बड़ा शौक रखते हैं। जी अच्छा ठीक। तो अब जी। पिताजी के बारे में बताएं कि वो उनका एजुकेशन तो बैकग्राउंड बताएं। बहुत, हाँ, बहुत एक एबेलेंस टाइप का उसको कहेंगे कि अचानक हाइपरट्रोफी जिसको बोलते हैं कि एक अंग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो उस एक अनपढ़, जहाँ की अगड़ी जाति के लोग भी इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं थे उस क्षेत्र में। और मेरे घर में तो खैर दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, दादी नहीं थी, कोई नहीं था। अचानक एक आदमी निकल जाना, ये भी मानव प्रतिभा का अद्भुत चीज कहा जाएगा। कि वो जहाँ पहली मतलब पहला क्लास भी, पहली जमात कोई पास नहीं था, वहां एक आदमी ग्रेजुएशन वगैरह कर जाए, मेरे पापा। अच्छा। अरे वाह। और तो बिहार बोर्ड में पोजीशन ला दे। तो अच्छा। ये बहुत तो फिर अपने आप में तो आश्चर्य थे मेरे पापा। तो कैसे, कहाँ से पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? वही लोकल शिवान हाँ, से ही किया लोकल ही उसने किया। पढ़ाई? हाँ, सिवान से किया, फिर पटना से किया, पटना कॉलेज से। अच्छा, तो फिर उसके बाद बताइए पटना वो पटना जॉब विश्वविद्यालय से। जॉब अच्छा, जॉब क्या किया उन्होंने? जॉब करते तो थे, वो मतलब सर, सरकारी जॉब में हाँ थे? हाँ हाँ, सरकारी जॉब में थे। और वो आरएमएस रेलवे मेल सर्विस में थे। एक उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती का। हाँ हाँ। तो वो जी जी जिस जी। उसका नायक जहाँ काम करता है रेलवे मेल सर्विस, या सुपर 30 का अच्छा। नाम सुना होगा। तो वो जो जी जी। आनंद भैया हैं जिनका सुपर 30, उनके पिताजी राजेंद्र बाबू, राजेंद्र, हम्म और मेरे हम्म, पिताजी बहुत खांटी, मतलब बहुत खांटी दोस्त जिसको बोलते हैं ना, बहुत गाढ़ी मतलब दोस्ती थी दोनों में। और दोनों एक ही अच्छा जगह काम करते थे। और ये मेरे फादर का उनसे मतलब मेरे फादर कम्युनिस्टों के प्रभाव में आ गए, और अच्छा वो अच्छा। साम्यवादी समाज का सपना देखते थे। और हम्म, उनको आप ये बाद में आप मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे जब बातचीत निकलेगी, जी कि जी। उनको अम्बेडकरवाद की तरफ लाने वाले, हाँ, वही हम्म, राजेंद्र चाचा थे। अच्छा। और तो हाँ इस पे बात करते हैं। हाँ तो उनकी पढ़ाई हुई, तो आपकी अपनी पढ़ाई बताएं, फिर वो उस पे आ जाएंगे हम। ये कैसे हम्म, हम्म, ये मतलब आपके घर में एक हम्म, वर्ग की तो चेतना आ गई थी पिताजी के जरिए हाँ कि हाँ समाज में हाँ, जी जी, दो वर्ग हैं। हाँ ठीक हाँ है। हाँ 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 अब हाँ। उसको जातीय चेतना फिर पिताजी में पहले आई कि पहले आप में जातीय चेतना आई? मतलब कि क्योंकि एक मेरे साम्यवादी में, बहुत मेरे अंदर, हाँ हाँ, साम्यवादी, मेरे क्योंकि अंदर। हम जानते हैं ना, हम भी जुड़े थे, साम्यवादी बहुत आसानी से मानने को तैयार नहीं होते जाति होती को। जी जी वो जी। उसको जो वो कहते हैं कि अंत में दो क्लास ही बचेगा, अमीर और गरीब। हाँ, जी जी जी। जी तो जी। वो मेरे फादर, ये कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपके पिताजी की वर्ग चेतना जाति चेतना में कब बदल गई। तो वर्ग चेतना कभी जाति चेतना में नहीं बदलती है, उसको उल्टा ढकती है भारत के संदर्भ में, कंटेक्स्ट में। बिल्कुल बिल्कुल वो एक बिल्कुल चादर बिल्कुल। का काम करती है, एक झूठी चेतना होती है, फॉल्स अरे कॉन्शसनेस होती है। बिल्कुल, ये तो हम तो मैं स्पष्ट बता, कम्युनिस्टों का और इतिहास देखते आए हैं कि वो लोग किस हाँ, तरीके से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा हमारे हरकत किए थे।
पिताजी जैसे मासूम लोगों को आर्थिक रूप से भी ठगते हैं। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि एक मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी लिबरेशन गुट है, मेरे पिताजी को आर्थिक रूप से बहुत ठगा। उनके वेतन का 12% उन लोगों ने ले लिया। ये भोले भाले थे हमारे लोग, और हमारे लोग न ठगे जाए। देखिए, मैं आदिवासी चेतना में विश्वास करता हूँ और उसी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा ये मानना है कि मैं नायकों में विश्वास नहीं करता। एज ए नायक अगर हमको कोई इंटरव्यू लेता, इसलिए मैं संकोच कर रहा था। मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूं कि कोई मेरे बारे में जाने, सिवाय इसके कि, और इसको मैं आदिवासी समाज के नृत्य, सरहुल संथालों का नृत्य है, तो आप देखिएगा उसमें हर आदमी एक ही साथ, ये कमर में कमर हाथ, जो उसमें कोई मेन आदमी नहीं होता, पीछे कोरस नहीं होता है। लेकिन जब आप किसी अमिताभ बच्चन का नृत्य देखेंगे, तो अमिताभ बच्चन आगे आगे नाचते हैं, उनके जो साइड वाले हैं पीछे पीछे नाचते हैं। तो उसमें तो ये पूरा प्रतीक है रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी की राजनीति का, नृत्य से लेके जीवन के हर क्षेत्र में फैला हुआ है कि एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव होता है, बाकी फॉलोअर होते हैं। तो ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन की राजनीति ही सबसे घातक राजनीति है, ये डेमोक्रेसी इस मामले में। डेमोक्रेसी का अर्थ अगर इक्विलिटी है तो अच्छी बात है, लेकिन डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी खतरनाक होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप राजा को मार दिए, रिप्रेजेंटेटिव को, तो पूरे लोग हार गए। एक एक आदमी को हराना नहीं पड़ता है। लेकिन आदिवासियों में ये सब नहीं है, वहां दूसरे किस्म की डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए आदिवासी को हराना कठिन होता है। क्या कारण है कि जो सभ्य समाज था उसको अंग्रेज बहुत आसानी से हरा दिए, लेकिन संथालों मुंडाओं को हराने में चने चबाने पड़ गए। आज अफगानिस्तान के भी आदिवासियों को हराने में अमेरिका का दांत खट्टा हो गया। तो ये आदिवासी में जो रिप्रेजेंटेशन नहीं होना उसको बहुत खतरनाक बनाता है। आदिवासियों को उसको हरा नहीं सकते, एक ही आदमी को जब तक नहीं हराएंगे वो हारेगा नहीं। इसलिए मैं उसमें विश्वास करता हूँ कि बराबरी में आपको बहुत बराबरी मजबूती देती है। एक एक आदमी को हराना होता है, उसको समुदाय को हराने के लिए। जी जी इसलिए जी मैं एक एक बराबर हिस्सा, अगर हमारे 1 लाख लोग हैं ना, तो 1 लाखवें हिस्सा के रूप में अभी मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने आप को किसी का नेता, रिप्रेजेंटेटिव, इसके मैं खिलाफ हूँ, रेडिकल जी मेरा ये विचार है इस बारे में। इसलिए मैं जी सिर्फ अपने अनुभव को एक साथी के रूप में, मैंने एक आत्मकथा लिखी भी थी इस बारे में, और उसको अच्छा तीसरा पक्ष में छापा था। एक आईएएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के, असंग घोष जी, बहुत अच्छे कवि भी हैं, दलित कवि हैं। तो उन्होंने, उनको बड़ी अच्छी लगी, और अचानक 5-6 लोगों ने छाप दिया। तो बाकी मैगजीन का नाम याद नहीं है, लेकिन 5-5 मैगजीन में एक छाप, बड़े हीरो वीरो का छवि मेरा बना दिया। तो मैं सावधान करता हूँ कि वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक आदमी वहां से उठ के सिवान से, तो मैं जहां तक आईटी वगैरह में पहुंच गया तो उनको बड़ा चमत्कारिक लग रहा था, लेकिन इसमें अच्छा चमत्कारिक जैसे बात कुछ नहीं बात बा, बात करेंगे है। हाँ, फाकिर भाई आपकी तो अभी आपकी जर्नी तो शुरू होने वाली है अभी पिताजी जी, हाँ पर हम लोग है जी, कि पिताजी आप हाँ बता रहे कि कम्युनिस्टों में से कम्युनिस्ट उनको ठगे भी 12%। और हाँ, हम तो बात ये भी यही, कर तो इसी हम ये भी अर्थ में बात अपने कर, जीवन को हम सामने रख रहे हैं कि जो हमारे पिताजी, हम ठगे गए, हमारे लोग ना ठगे जाए। ये अपने तजुर्बा को शेयर करने के रूप में मैं देखता हूँ। आप जो आज बातचीत, इसको मैं बोलना चाहूंगा, जी जी तो जी मैं अपने, कि ठगे न जाए, कम्युनिस्टों के फेर में कभी न पड़े। कम्युनिस्ट हमारे दुश्मन नंबर 1 है, बेशक। मैं अस्पष्ट बोलने में विश्वास नहीं करता, मैं क्लियर कट बोलता हूं कि कम्युनिस्ट हमारे दुश्मन नंबर 1 है। उसका नाम मैंने भाषा दिया है। भाषा मतलब भारतीय साम्यवाद, और साम्यवाद भी मूर्धन्य स से, विषमता वाला उसमें स है, समानता वाला दंत स नहीं है उसमें। तो इसलिए वो भाषा है, भारतीय साम्यवाद। तो भाषा में न फंसे, वो उसमें कुछ हकीकत नहीं है। मेरे पिताजी ने अपना समय ऊर्जा गंवाया, हमसे भी उनकी लड़ाई होती थी कास्ट के प्रेम में। मतलब इतनी जबरदस्त लड़ाई होती थी, वो वर्ग की बात करते थे, मैं जाति का बात करता था, कि मकान मालिक आ जाता था कि तुम लोग बाप बेटा क्यों, मुझे डांटता था कि पिताजी से तुम लड़ते क्यों, लेकिन वो बेचारी की लड़ाई थी। अच्छा ये इस पे मैं आता हूँ, जरूरी है। देखिए हम जो जी पहली जी अथॉरिटी जो होती है, हम जिसका अनुभव करते हैं वो हमारे पिता के रूप में होती है हमारे ऊपर ना, जी 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 कि जी इससे, और हमको सिखाया जाता है कि इनसे सवाल नहीं करना। सवाल न जी जी करने की जो अलोकतांत्रिक बनाने की जो प्रक्रिया है वो परिवार से ही शुरू होती है। सवाल नहीं जी करना, जी फिर वही अब बढ़ती जाती है। फिर जी हम इनसे सवाल नहीं जी करेंगे, व्यवस्था सवाल नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री सवाल नहीं करेंगे, विश्व से सवाल, किसी से सवाल नहीं करेंगे। तो ये जो, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने पिताजी से जो ये लड़ते थे, जैसे मैं भी अपने पिताजी से कई मामलों में लड़ता इन द सेंस कि मैं गलत, अलग व्यू है मेरा। तो हम्म ये इस चीज को बताइए कि इसकी कितनी स्वतंत्रता आपको मिलती थी पिताजी की ओर से कि भाई ठीक है तुम उससे डिसएग्री हो जाओ। हम्म। फिर इस उसके बाद हम मामले आपके में, आपके शिक्षा की ओर आएंगे। पहले इसको जवाब दे लें। अच्छा, ये जी एक अद्भुत है। लोग समझेंगे कि अपने पिता की तारीफ हर व्यक्ति करता है, लेकिन ये मेरे मामले में बहुत हकीकत है कि मुझे ऐसा
जब मैं बाकी दोस्तों से मिला, इंजीनियरिंग पढ़ने गया, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि लोग पिता से इतना डरते थे। आप भी बोल रहे हैं तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी ऑथोरिटी क्या चीज जाने ही नहीं। वो मेरे दोस्त क्या उल्टे हमसे डर जाते थे। और एक बार मुझे याद है कि उन पर मुझ पे शक कर लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया कि हम पिताजी से झूठ नहीं बोलते थे और लोग से तो बोल लेते हैं। तो वो मुझे बड़ा, तो मुझे याद है कि मैं थोड़ा ऊंचे स्वर में बोल दिया, तो डर गए, ऐसे कांपने लग गए। बहुत कोमल, एक नाजुक आदमी थे, और मैं बहुत भावुक हो जाता। तो अनूठे व्यक्ति थे मेरे पिता, वो कभी फील ही नहीं हुआ। मतलब दोस्त बोलना भी ठीक नहीं है, उससे मतलब बहुत प्यार करते थे, और कुछ भी हम उनसे बोल सकते थे, और बड़े बच्चे टाइप के थे, लाइक ए चाइल्ड। लेकिन पढ़ते रहते थे, उनको पढ़ने में रुचि थी बहुत ज्यादा। और वहीं से वो आपको भी कभी आई भी, है मैं, फाकिर भाई। हाँ जी बिल्कुल 100%। अगर कोई मुझे पूछे कि आपका आइकन कौन है, तो मुझे कोई बिला सुबह एक ही आदमी है, मेरे पिता। वही मेरे आइकन, शिक्षक, फिलोसफर, जो पद, मैं उन्हीं का एक छोटा सा पार्ट, अपने आप को हिस्सा, जैसे बोलते हैं ना लगते जिगर, जिगर का टुकड़ा। तो जी हम जी बोलते हैं कि लगते बिन, मतलब जैसे बिन लगाते हैं ना पिता के लिए, तो हम जी जी अपने जी पिता जी के एक टुकड़े हैं, और उन्हीं के एक्सटेंशन है। जी और जी कुछ आपने मेरी, जैसे आपने चश्मा पहन रखा है, तो कहा जाता है कि जी चश्मा आंख का एक्सटेंशन है। तो हम्म, हम अपने पिता के चश्मा इस सेंस में कि उनके एक्सटेंशन है बस। और म- वो जितना मतलब हमको बहुत, जो भी जैसे कुछ भी झूठ भी बोल देते थे। मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया, मैंने झूठ बोल दिया कि मैं पास हूँ। तो मेरे पिताजी ने, दूसरा पिता मारेगा डांटेगा, हम भी डर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। उन्होंने क्या बोला कि तुमको हम पर दया नहीं आता है, कि मतलब हमको दुखी करते हो, और तुम्हारी माँ नहीं है। मेरी माँ नहीं थी, जब मैं 6 साल का था मेरी माँ गुजर गई। तो मेरे पिता अकेले माँ बाप की दुनी भूमिका, ड्यूटी से आते थे और हम लोग के लिए रोटी पकाते थे, खिलाते थे। तो इस मतलब ऐसे पिता हमको मिले। तो तब से मैंने उनको वादा किया कि हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ते नहीं थे, बड़े बदमाश थे। और हमको हिंसा में, और मेरा नारा था कि हिंसा की पवित्रता को नई ऊंचाई दो। तो कोई, मैं ये सब गाली गलौज व्यंग करने में, आज भी कोई व्यंग करता है, तंज करता है, तो मुझे बुरा लगता है। वो कायर आदमी, तंज कायर आदमी करता है। मैं इस्लाम के और भी आकर्षित हुआ, एक गलत छवि उसकी थी कि इसमें हिंसा करने को मिलेगा। तो हालांकि ऐसा नहीं है, बाद में मेरी चेतना उन्नत हुई। तो मैं किसी को पीट देता था, मार पीट, और ये ब्लेड वगैरह मार देना मेरे लिए आम बात था। एक आदमी को हम बोले कि तू मेरे खेत में पानी नहीं बहाओ, उसने नहीं बहाया, उसका नाम भोला है, मेरा भाई लगता है, तो उसको मैंने वो ब्लेड मार दिया। तो मैं ऐसा था। तो लेकिन उसके बाद एक, लोग बोलते हैं ना क्रांतिकारी बात का असर, ये सच है। ह्यूमन माइंड बहुत ही कम्प्लेक्स है। उसके बाद पता नहीं हमें क्या हो गया कि मैंने सारा हिंसा वगैरह छोड़ दिया। और वो बड़ा करुण क्षण था कि तुमको दया नहीं आती। तो मैंने तब पढ़ना शुरू कर दिया, उसका परिणाम निकला कि पढ़ाई में मैं अच्छा कर सका। फिर ये अच्छा पिताजी को दिन जाता है वही एक सेंटेंस कि तुमको हम पे दया नहीं आती। तो ऐसे मेरे मैं पिताजी ही, कभी उन्होंने हाथ ही नहीं उठाया, डांटा ही नहीं हमको। मुझे याद ही नहीं कि मेरे पिता ने कभी डांटा, खासकर मुझे, मतलब कभी नहीं। ठीक ठीक ये फाकिर भाई हकीकत है, मैं बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं बोल रहा। ठीक है। आप मुझे अंदाजा है फाकिर भाई, आपसे जब भी मेरी मुलाकात हुई है, आप अपने पिताजी के बारे में हमसे बात करते रहे हैं कि जी, मम्मी नहीं थी फिर भी जो है उन्होंने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा, हमेशा ना आप ना, लोगों का कभी नहीं ख्याल किया। सोचा। तभी मैं को बोलता हूँ कि प्रेमचंद झूठा है। कफन में उस दिखाता है कि जो दलित उलित लोग हैं वो अपनी पत्नियों को मर जाने देते हैं, गलत है। मेरे पिताजी 1 साल तक नौकरी नहीं कर पाए, मेरी माँ मरी थी। और जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो उनके हाथ में मेरी माँ का फोटो था। तो बहुत वो प्यार करते थे मेरी माँ को। जी फाकिर भाई बहुत भावुक हो गया मैं, मुझे भी समझ नहीं हाँ, कैसे कैसे बात आगे किया जाए। लेकिन फाकिर भाई हम आपके आपके एजुकेशन में बात करते हैं, पिताजी की बात जी जी। कर लिया हम लोगों ने। और आप अपने बताए, आप एजुकेशन बताए फाकिर भाई, ये अभी मुझे, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव पे ही हुई। वो बोरा वाला जो स्कूल होता था, तो बोरा हाँ लेके अपना जाते थे, वहीं हाँ बैठते थे।
तो वहां हाँ। पर भी जो जातीय उत्पीड़न का शिकार होना ही पड़ता है। एक मास्टर थे, वो बहुत सताते थे, उनका नाम भी हमको याद है, राघवेंद्र शर्मा। तो वो बहुत वो करते थे, उनका कहना था कि तुम छोटा जाति हो के, क्योंकि क्या होता है ना कि ये मूर्ख होता है, जो शासक वर्ग होता है उसमें चेतना विकसित नहीं होती, मैं उल्टा मानता हूँ। मतलब ज्ञान विज्ञान की, उसमें सिर्फ हम्म, मनुष्यों को सताने वाली चेतना ज्यादा होती है, लेकिन वैज्ञानिक चेतना बहुत भोंसरी होती है। आप देखेंगे जो भी पश्चिम में भी आविष्कार हुआ है, कॉन्गलम का किताब है विज्ञान का हम्म, इतिहास, तो छोटे हम्म, जाति के लोगों ने सब किया। मेहनत हम्म, करेगा वही आदमी तो प्रकृति को जानेगा, वो करेगा। तो जिसकी वजह से उनमें चेतना विकसित नहीं होती है, तो वो लोग हर चीज को कैटेगराइज करते हैं, तो एक ही में कर देते हैं। उनके लिए अलग कैटेगरी नहीं होती है, जैसे हमारे लिए देखिएगा कि अलग अलग इम्प्लीमेंट को अलग अलग चीज बोलेंगे, कि खुरपी अलग है, वो अलग है, लेकिन वो सबको एक ही साथ डाल देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आदिवासी अलग है, दलित अलग है, नहीं समझ पाते, वो सबको अस्पृश्य दलित में ही डाल देते हैं। इसलिए देखिएगा, पायल तड़वी एक भील जनजाति की थी, डॉक्टर जो थी, लेकिन जी उनको जी भी जी। दलित करके ही मारा गया, क्योंकि उनके लिए एक ही कैटेगरी है, दलित, एक पूरा जेनरिक। तो वो हम लोगों हम्म, को भी अलग से नहीं ट्रीट करते थे, वो उसी में गिनते थे जो, हम्म, और हम लोग को सताते थे। और उनका दुख यही था कि ये आदमी छोटा जाति होके ये टॉप कैसे मैं फर्स्ट करता था। एक मेरे टीचर थे, बहुत मानते थे, मुस्लिम अंसारी, जो जुलाहे कास्ट के थे, तो हम्म, वो बहुत प्रेरणा स्रोत थे मेरे। तो मैं मैथ में 100 मार्क्स लाता था, वो मैथ के टीचर थे। तो वो इससे बड़ा जलते थे कि ये कैसे कर गया, ये मूर्ख है। उनकी चेतना मतलब एक तरीके से कन्फ्लिक्ट के शिकार हो जाते थे, क्योंकि हम्म, इसको फेनल ने कॉग्निटिव डिजोनेंस बोला, कि उनको सिखाया गया था कि छोटे जाति का आदमी मूर्ख ही होता है। तो ये मूर्ख है तो कैसे, तो दो ही इसका उपाय था, कि मिथक गढ़ ले, कि विधवा ब्राह्मणी का लड़का वाला, चाहे ऐसा कुछ कि हाँ, कबीर कहीं वो वाला। उसी का लड़का खो गया था, कबीर वाला, या हम्म, माने अपने कि हम जो सोचते थे वो गलत है। हम्म, हम जो सोचते थे गलत है, कि छोटे जाति का भी बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन ये कैसे मान ले। इसीलिए ज्ञान नहीं हो पाता है जो शासक वर्ग है, ब्राह्मण वगैरह को, सैयद को। इसीलिए इस पर एक वाई वोल्टेयर क्यों नहीं पैदा हुआ भारत में, अंबेडकर का लेख पढ़े तो मेरी बात समझ में आएगी। वो पैदा हो ही नहीं सकता ब्राह्मणों उनके बीच में, जब भी वो जुलाहे में पैदा होगा, मंसूरी में पैदा होगा वोल्टेयर, इनमें नहीं हो सकता। ये मेरा चैलेंज है, और अंबेडकर का भी यही विचार। जी तो मंटो आप। जैसा घटिया लेखक ही इनमें पैदा हो सकता है, मेरा ये कहना है जी। अच्छा, मंटो पे अभी बात नहीं आएंगे, उस आगे अगर क्वेश्चन आया, सवाल आया तो उस पे हाँ, करेंगे, लेकिन अभी इस पे थोड़ा करेंगे वो आपने। आप। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने जी जी मंटो का जी जी। जिक्र किया। जी जी। हाँ, आपने जो है जी। फाकिर भाई, प्रारंभिक शिक्षा यहाँ की, फिर हम्म। उसके आगे बताइए हायर एजुकेशन के लिए किधर गए, कैसे तो मेरी रास्ता मेरी मिला, माँ क्योंकि का क्योंकि मेरी ऐसे ना ऐसे हाँ देख रहे हैं कि हाँ आप पिताजी ने पढ़ लिया, तो थोड़ा सा आपको तो गाइड करते ही होंगे। हाँ, गाइड, जी। मैथ वही पढ़ाते थे, थोड़ा नहीं अच्छा बहुत अच्छा। वही जो गाइड करते थे। कोई ट्यूटर वगैरह मेरा नहीं था, पिताजी ही हमको मैथ पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। इंग्लिश में पूरा डिक्शनरी उनको याद था। तो मैं बोलता था कि आपको डिक्शनरी कैसे पूरा याद है, तो बोलते थे कि उनका सिवान में था, और वहां से दूर सिसवन ब्लॉक में हम लोग का घर था। तो वो 10-15 किलोमीटर पैदल जाते थे, तो चना फांकते हुए वर्ड मीनिंग याद करते हुए चले जाते थे, और उसको दोहराते हुए, तो उनको सारा वर्ड मीनिंग याद हो गया। तो इंग्लिश और मैथ खासकर बोलते थे कि जरूर पढ़ना चाहिए। और वो दोनों विषय को मजबूत करने, ट्रांसलेशन बहुत सिखाते थे हमको। तो जितने हिंदी फिल्में गाने हैं उसका मैं ट्रांसलेट कर गया था, मुझे बहुत अच्छा लगता था ट्रांसलेट करने में। तो अच्छा। वो ये पिताजी का, वो जब माँ का देहांत हो गया, तो फिर उन्होंने बहुत हम लोगों को मानते थे। तो मेरी जो बहन है मझली वाली, तो उसके लिए वो गाय खरीद दिए। तो उस गाय को, जो होता है कि गुलाम एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, और उनमें ज्यादा वो पाया जाता है आत्म घृणा, जिसकी वजह से, तो वो मेरी जो ताई थी, वो मेरी दीदी को दूध नहीं देती थी, जिसके लिए गाय खरीदा गया उसी को दूध नहीं मिलता था। तो ये मेरे पिताजी तो ऐसे बहुत उदार थे, लेकिन बहुत अचानक ईगो पे भी ले लेते थे कोई चीज। तो इसको ईगो पे ले लिए। जिस दिन मालूम चला कि इसी को दूध नहीं मिलता, बोले कि अभी का अभी, वो 15 मिनट के अंदर बोरिया बिस्तर पार के हम लोग पटना आ गए, जब नहीं रहेंगे यहाँ। उनको बड़ा धोखा टाइप का लगा, क्योंकि वो जो साड़ी लाते थे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर लाते थे, मेरी माँ के लिए कम लाते थे, बड़ा त्यागी, कि कोई ये स्वार्थी न बोल दे, इस टाइप के आदमी थे। लेकिन इस व्यवहार से बड़ा दुखी हो गए, और ऐसे हम लोग माँ विहीन थे। तो बोले कि तब हम लोग सारे लोग पटना चले आए। तो उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई पटना से। अच्छा, तो पटना में कहाँ हम्म। से फाकिर भाई, पटना कॉलेज? पटना में हम कॉलेज। लोग दूजरा में रहते थे, तब दूजरा करके एक मोहल्ला है, बांस घाट।
तो वहीं हम लोग किराए के मकान पे। और पिताजी इतने सीधे साधे थे कि कभी मकान नहीं खरीद पाए, और हम लोग हमेशा किराया जीवी रहे, किराए के मकान। तो इसे घाटा भी लगा, फायदा भी हुआ कि भाई कहीं खराब लगा तो मकान बदल लेते थे। तो हिजरत होती रही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हमारी हमेशा। अच्छा, तो जी आपने आईटी किया था ना, आईआईटी किया है शायद, जी 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 फकीर जी भाई जी, जब हाँ जी 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 उसका थोड़ा जी। बताए कि वहाँ वहाँ कैसे पहुंचे वो उसमें। वो उसमें तो ये संजोग बस पहुंच गए, हमारे भाई साहब ने भी उसका एग्जाम दिया, वो पास नहीं कर सके। अच्छा, तो उनका मानना था। सुपर 30 वाले भी तो वहीं पर थे, उसी दौरान की हाँ हाँ। बात होगी आपकी भी, है ना? नहीं पहले नहीं अपना नहीं, बता लें। सुपर अच्छा 30 बाद में खुला। हमने तो अच्छा अच्छा 92 93 में पास किया। अच्छा अच्छा तो तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं था अच्छा टिक मार्क वाला। अच्छा लिखना अच्छा पड़ता था, बनाना पड़ता था, वैसा क्वेश्चन आता था। अच्छा। तो तो उस टाइम में मेरे भैया बोले कि सब पैसा बेकार होता है, हम ट्राई कर लिए, तुम तो हमसे बुरे ही हो, तो तुम पास नहीं कर पाओगे। तो तुम आईटीआई भरो, आईआईटी हाँ का मत भरो, कि व्यवहारिक यथार्थवादी बनो। मतलब कैसे एस्पिरेशन लेवल लो होता है हमारे। जो एस्पिरेशन लेवल को हिंदी में क्या बोलेंगे, कि हमारा जो इच्छा, प्रेरणा। सपना, हाँ हाँ प्रेरणा, उसको लो कर दिया जाता है, अपने परिवार द्वारा सिखाया जाता है खुद को कम आंकना, जिसके संदर्भ में बोलते हैं कि खुद पे गौरव करना चाहिए हम लोगों को। तो वो आईटीआई का फॉर्म हमने भरा, लेकिन शौक था कि एक बार देते हैं, होगा तो नहीं, लेकिन एक बार देते हैं। तो ये चुपके से हमने अपने पिताजी से बोला, उनसे बहुत कॉन्फिडेंस थे, बड़े क्लोज थे सबसे ज्यादा। हम बोले कि भैया को मत बताइएगा, नहीं तो वो डांटेंगे। हम्म, तो चुपके से पिताजी बोले कि ठीक, हम नहीं बताएंगे। और वो पिताजी मेरा फॉर्म भर दिए, मेरे भाई हुई और किसी को पता नहीं था। और हम बोले कि एक परीक्षा देने का हमको शौक है पिताजी, कि एक बार तो दिए थे परीक्षा, तो ऐसा होना चाहिए कि पास तो नहीं करेंगे, हम कंफर्म थे कि पास नहीं करेंगे। तो जब रिजल्ट निकला, तो वो पहले रिजल्ट साइंस कॉलेज में टंग जाता था, पहले इतना इंटरनेट वगैरह तो था नहीं। तो कहाँ देखने जाएंगे, तो साइंस कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे वो आईटी का रिजल्ट, और नाम वगैरह नहीं, रोल नंबर छपता था। तो मैं देख के आ गया, और मेरा हुआ भी नहीं। ठीक है, देखा। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने देखा ही नहीं कि मैं पास हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। और प्रथम पंक्ति में भी मेरा नाम था, तो वहां होने का सवाल ही नहीं था। मैं नीचे से देखा, फिर घर चला आया। तो मुझे कब पता चला, कि जब मैं हम लोग गांव पे चले गए, मेरी छोटी बहन है, उसका ब्याह था। और तो हुआ क्या कि तुम्हारा तो होगा नहीं, आईआईटी वगैरह ये सब, पिताजी बोले। पिताजी को भी बहुत कन्विंस कर चुके थे, लेकिन उनको था कि नहीं, हारना नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो कि बीआईटी का कोशिश करो, जो बिहार वाला इंजीनियरिंग होता है ना, तो उसका एग्जाम बाद में होता था। तो शादी के कारण वो सारे लोग वहीं रह गए, लेकिन शादी के एक दिन बाद हम पटना चले आए, बाकी लोग वहीं रह गए, मैं अकेले चला आया। तो वहां पर जब मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, तो नहीं खुल रहा था। तो हम देखे कुछ चिट्ठियां पड़ी हुई हैं। तो मैंने दरवाजा जब खोला, तो देखा कि रुड़की का कॉल लेटर, पहले रुड़की का एग्जाम अलग से होता था, तो जो भी मैंने एग्जाम दिए थे, मैं सब पास हो गया था, उसका कॉल लेटर, परीक्षा। तो बोले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम तो आईटी पास नहीं थे, वह कॉल लेटर पड़ा हुआ है। तो बड़ा खुशी हुआ, लेकिन उस टाइम में कैसे बताएं, वो पीपी वाला फोन हुआ करता था, पिताजी को बता नहीं पा रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, जल्दी से खबर किया जाए। तो वो एक हमारे भाई थे फुफेरे, उनको मैंने भेजा कि बताइए। तो मेरे फादर बहुत खुश हुए जब आए वो पटना, तो ऐसे लगा लिए कि गौर से। और उस मोहल्ला बहुत पिछड़ा हुआ था जहाँ हम लोग रहते हैं, अच्छी जगह तो एक पसमानदा को मिलता नहीं है रहने के लिए रिहाइश। तो वो पिछड़े जगत में मैं पहला आदमी था जो पूरे इलाके में ये आईटी वगैरह पास किया था। तो तो वो, तो फिर आईटी में, मेरे भाई को आईटी विश्वास नहीं हो। अच्छा अच्छा, जी जी, बोलिए बोलिए, ये तो इंटरेस्टिंग है। फिर भाई को विश्वास नहीं तो हुआ मेरे भाई कि को, आपका हो कैसे नहीं गया? नहीं, हो गया कि ऐसे ही ये सपने में जीता है। और मैं थोड़ा हाँ सपने में जीता भी था, कल्पना कर लेता था कि मेरे दादाजी हैं। एक चेखव की कहानी है ना, भांग, जिसमें दादाजी को चिट्ठी लिखता है, लेकिन उसके दादाजी कुछ है वही नहीं, कल्पना में। तो कभी कभी मैं कल्पना में जीता था, मेरा मानसिक उस तरह का था। तो लेकिन कल्पना कर रहा है, मेरे पिताजी को बहुत डांटे मेरे भैया, कि देखे हैं कॉल लेटर इसका, ये सब। लेकिन वो देख चुके थे, वो बड़ी डांटे भैया को, इसका कॉल लेटर। तो वहां तक वो बोले कि कॉल लेटर एक खुद से लिख लिया होगा, उसमें मोहर वोहर मिलाइए, हम जा रहे। तो वो साइंस कॉलेज लेके गए कि वैसा ही उसका है कि नहीं। तो फिर जब साबित हो गया, तो अच्छा कि लगता है कि फ्लूक में हो गया है, चोरी वोरी कर लिया, तुम्हारे आगे किसका सीट था।
तो उनको लास्ट लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ नहीं कि हुआ कैसे कि कर ले। आप आओगे। लेकिन हाँ, क्योंकि वो उनको था कि हो ही नहीं सकता है, तो मेरे फादर को लेकिन विश्वास था कि नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैथ में 100 लाता है, तो उनको था कि जो मैथ में तेज है वो कुछ भी कर सकता है। मेरे सबके फादर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को तो बहुत महत्व देते थे। अब आप यहाँ से रुड़की चले गए, है ना फकीर नहीं भाई? नहीं, कहाँ कहाँ से किया आपने? तो तब रुड़की का अलग से एग्जाम हुआ करता था। ठीक है, मैं आईआईटी चला गया, तो उसके बाद वो जो वहां पर ड्राइंग पेपर में मुझे वो फेल करने का कोशिश किया गया, मुझे क्यों? सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा, ये मैं जिक्र करूंगा। क्योंकि हाँ क्या हुआ, मैं बताइए। जनरल में पास हो गया, मेरा रैंक अच्छा अच्छा। था, तो मैं जनरल में पास हो गया। तो मेरे साथ वही ट्रीटमेंट, और तभी आरक्षण का भी बात चल रहा था, आपको याद होगा, ये 93 हम्म। 94 में काफी नाइन्टी। व्यापक, हाँ एक दो हाँ साल हाँ। तक है ना मंडल मंडल चला। वाला। हाँ, मंडल वाला। तो ये मंडल में हमको बोले कि आरक्षण विरोधी में बैठने के लिए, तो मेरी हम्म चेतना लेकिन बहुत जागरूक हो गई थी। पिताजी के एक दोस्त थे बाबा प्रसाद, उनको मैं हम्म बहुत रिगार्ड करता हूँ, उन्हीं की देन है बाबा अम्बेडकर से मेरा परिचय कराने के लिए। उन्होंने अच्छा। बहुत सारी किताबें दी, और अर्जक समाज के बहुत बड़े वो फ्लोवर थे, ललई यादव, रामस्वरूप बर्मन ने एक अर्जक हम्म समाज यूपी में बनाया, हम्म कानपुर में। हम्म उसकी किताबें, अपने विवाह गीत, सारा वो पढ़ने के लिए दिया, अम्बेडकर का किताब। इसलिए अम्बेडकर की मुख्य मुख्य किताबें मैं 8वीं कक्षा में ही पढ़ गया था, ये बाबा प्रसाद अंकल के चलते। और हम्म पढ़ने और उनके बेटे आईआईटी में थे, एक हम्म अभोरिक सिंह यादव थे, उनके भी बेटे, ये लोग बड़ा ईमानदार डिपार्टमेंट आरएमएस समझा जाता था, तो इनके बच्चे थे। तो इससे भी हम्म मेरा एक प्रेरणा स्रोत था, उन्होंने, उन्हीं से परिचय हुआ कि आईआईटी करके कुछ होता है। ठीक है, तो हम्म ये सारे लोग मतलब हमको परिचित कर चुके थे, तो हम तो बैठ नहीं सकते थे आरक्षण विरोधी मोर्चे में। तो वहां पे एक हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने जबरदस्ती मतलब एक अर्चना चौरसिया मैडम, बाकी लोगों को जबरदस्ती बैठाया जो नहीं बैठना चाहते थे। तो ओहो। एक, हाँ, कैलाश प्रसाद एक थे मधेपुरा के, जिनका नारा रहता था कि मधेपुरा गोप का और रोम है पोप का, तो बड़े वो दबंग एक वो थे। उन्होंने काफी मदद की कि कौन तुमको जबरदस्ती बैठा रहा है। तो इस मामले में फिर हम लोग की जीत हो गई, लेकिन ये एक होता है ना भीतर गुना, तो वो हम्म ड्राइंग, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनता है वो तो पेंसिल से बनता है, तो उसको सारा मिटा के हमको फेल करने का कोशिश किया गया। मैं सप्लीमेंट्री में पास हुआ, जिसके चलते मैं आईबीएम जैसी कंपनियों में नहीं बैठ सका, क्योंकि उसमें नियम था कि सप्लीमेंट्री में पास उसमें नहीं बैठ सकते, जो एक बार में पास है उसको। तो इस तरह से तंग करने की, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि रोहित कुमार जैसा मुझे आत्महत्या नहीं करना पड़ा। मैं बहुत दबंग था, उस टीचर को मैंने बहुत पीटा भी, मैं हिंसा में विश्वास करता था, मैं आज भी करता हूँ कि हिंसा की पवित्रता को नहीं ऊंचाई दो, फिर अरे उसको मुझे पास करने पड़ा। ये हिंसा मगर का, लेकिन ये जी जी हिंसा वाली बात पे आएंगे, ये तो बड़ा खतरनाक वाली बात बोल रहे हैं आप। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि जब जी जी, आ, ये जो मंडल आयोग आया था, जो आप बता रहे हैं जिसका विरोध हुआ था, उस दौरान देखिए कम्युनिस्टों का भी कितना कमीनापन दिखा था वहां पे, हाँ किस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल उन्होंने हरकत की थी। बिल्कुल और बिल्कुल। जो फेमिनिस्ट थी, वो प्ले कार्ड लेके खड़ी हुई थी, वो मिल भी जाता हाँ है, एक किताब पढ़ा बिल्कुल था बिल्कुल, कि हम लोग हमारी पतियों अनएम्प्लॉयड। की नौकरियां मत छोड़ो, हाँ। हाँ, हमारे तो वो एकदम क्लियर थी कि हम जातिवादी हैं, मतलब वो और अपनी मेरा जाति पति के। वही होगा, हाँ, हाँ। मेरा हाँ, पति जी वही जी। होगा। और ये हम्म। आज जो है अनुराग कश्यप साहब है, वो भी उसके विरोध हम्म में खड़े हुए थे। तो मैं कह रहा हूँ इस हम्म, तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये कम्युनिस्ट जो है इस तरीके से हरकत हमेशा करते रहे। हम्म, हम्म। तो अरे कि वो मुझे जो याद है जाति कि और वर्ग के बजाता बारे में बात कर रहे हैं। इनकी पत्रिकाओं में, लिबरेशन जैसी पत्रिकाओं में, और ये एसोसिएट एक पार्टी है कम्युनिस्ट, इनकी पत्रिकाओं में बजाते लंबे लंबे लेख निकले आरक्षण के खिलाफ, कि ये सर्वहारा के फूट डालने की कोशिश है, बुर्जुआ साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी हम्म, थ्योरी, ये सब लिखा। लेकिन ये सारा फूट डालने के पीछे नहीं, ये ईर्ष्या इनकी बोल रही थी, बिल्कुल इनका बिल्कुल। सवर्ण जो, इसीलिए अनिल शील करके एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि जरा सा खुरचेंगे ना तो इनका सारा वो असली चेहरा, बहुत अच्छा, जो मैं, भेनीर है, जो लेयर है, बहुत बिल्कुल पतली है। जी एकदम एकदम। मैं एक बात और ऐड करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे अब जेडीयू में हम देखते हैं कि ये लोग जाति की बात कर रहे हैं, इसको समझने की बहुत जरूरत है कि अब वहां पर ये मंडल आयोग के कारण वहां पे अब लड़के पहुंच ही रहे हैं। तो अब हाँ, इनके बहुत बहुत। ऑडियंस ही जो है वो ओबीसी एससी एसटी हैं, तो अब उन्हीं के में हम्म बीच से उनको अपनी लीडरशिप बनानी है। तो अगर उसकी बात नहीं करेंगे तो फिर इनकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। तो इनका ये घून वाला जो तरीका है कि ये बिल्कुल लोग बिल्कुल। किस तरीके से
कि अब बात कर रहे हैं जब वहां पे पहुंच गए, जब वहां पे नहीं थे तब तक तो विरोध कर रहे थे तुम, ठीक है? तो तो अब मुझे जी जी इस जी, बोलिए। ये मुनाफिक हैं, अभी भी हमारे खिलाफ हैं, लेकिन अभी मजबूरी है तो कर रहे हैं। तो इनके लिए उर्दू शायर का एक शेर है कि अब तुम आई हो तो क्या आई हो। क्या अब करा, अब जब हम लोग लड़ उड़ के उसको स्थापित कर लिए तो अब कोई महत्व नहीं है ना। अच्छा जिस टाइम अच्छा, में जरूरत थी सपोर्ट की तब तो नहीं बिल्कुल, किया, वही तो वही वही अब कह तुम रहा हूँ। आई हो तो क्या आई हो। नहीं, माना अब तुम क्या आई, करे अब आई, रहने। नहीं, अब आई हो तो बहुत सोच समझ के आई, क्यों? क्योंकि अब ऑडियंस तो यही है ना, इनके वोट करने वाले और जेन्यू में ओबीसी बिल्कुल और बिल्कुल एससी एसटी हैं। अब तो उनको बिल्कुल। बोलना ही पड़ेगा, जाति जय भीम और लाल सलाम एक साथ जोड़ना ही पड़ेगा इनको, इनकी मजबूरी है बल्कि ये। अब वो ना बोले तो ज्यादा अच्छा है कि आसान न करते तो आसान होता। अब ना। अच्छा, ये वाली बात फाकिर भाई, इस पे तो हम आएंगे, जो आपके हिंसा की प्रतिष्ठा को पवित्रता को क्या नहीं ऊंचाई दो, पवित्र, तो उस पे पवित्रता को नहीं ऊंचाई। इस पे हम आएंगे, इस पे मैं सहमत नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अभी आपकी जर्नी पे चलते हैं कि जी आप जी। उनको पीट पाट दिए, ठीक है? अब तो फिर तभी वो कार्रवाई हमको हुई। पास किए। अगर मैं अच्छा, नहीं पास पीटा किए। होता तो वो पास नहीं करता, वो आदमी फिर से मिटा देता, अच्छा वो डर गया। जी, भयभीत अच्छा, हो गया। कि हिंसा मार से सकते हैं। शासक वर्ग बहुत डरता है। जी। अच्छा, तो अच्छा, फिर आप पास हो गए ना, हाँ पास, यहाँ? लेकिन उसके बाद सप्लीमेंट्री में। हाँ सप्लीमेंट्री पास। सप्लीमेंट्री। तो जी। उसके बाद आपकी पढ़ाई चालू रही कि फिर आप जॉब में आए, कैसे रहा? जॉब में आ गए, क्योंकि मैं गरीब परिवार से था। तो हम्म। उसी साल मेरे फादर रिटायर कर रहे थे, तो बहुत खुश थे कि हम इधर हटेंगे तुम लग जाओगे। तो मैं लग अरे, गया। और तो बहुत अच्छा, मेरे फादर खुश तो हुए। क्या और पहली इसीलिए मैं पहली जॉब मेडिकल के बारे में परीक्षा मैं मेडिकल परीक्षा भी पास कर गया था, लेकिन मैं सिर्फ इसी वजह से मेडिकल में नहीं गया कि वहां 5.5 साल पढ़ना पड़ता था इंटर्नशिप। फिर भी नौकरी लगेगी नहीं, एमडी करना पड़ेगा। यहाँ 4 साल में नौकरी लग जाती थी, तो मैं कि पिताजी को सुविधा, वही एक वाक्य की उन पे दया आ जाती थी मुझे। बोले कि मुझ पे दया नहीं आती, तो उन पे जीवन भर मुझे दया करुणा था उनके प्रति। उनको कोई कष्ट नहीं हो, मैं 2 बजे रात को जग जाता था, उनको पानी पिलाता था। उनसे बहुत प्यार और उनके प्रति बहुत करुणा थी। तो मैं पढ़ा लिखा जो भी किया उन्हीं के लिए किया। मुझे अपना जी कोई शौक नहीं था कि बड़ा आदमी बन जाए, क्योंकि मैं दार्शनिक प्रवृत्ति का निकल गया। और मुझे सांसारिक चीजों से आज भी इतना मोह नहीं है। और आज तक मेरे पास एक पूरे हिंदुस्तान में फ्लैट नहीं है। तो लेकिन कोई दुख भी नहीं है मुझे इस बात का। तो ये नहीं था, मेरे पिताजी खुश हो। मैंने अभी जो सोफा लिए, इतना मतलब पुराना पड़ गया, तो मेरे फादर मेरे लिए खरीद देते थे, बहुत मेरे लिए चिंतित रहते थे इसका क्या होगा, बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। और हम उनके लिए चिंतित रहते थे कि इनको दुख नहीं हो, तो थोड़ा व्यवहारिक होने का कोशिश करते थे कि अच्छा, उनको दुख आप नहीं हो। आप जी। पहली जॉब के बारे में थोड़ा बताएं फाकिर भाई, जरूरी है जानना। आ, कैसे लगी, कैसे इंटरव्यू दिया वो कि? हाँ नहीं, वो कैंपस से लग गई। पहली जॉब अच्छा। एक प्राइवेट कंपनी में लगी, सीमेंट कंपनी में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। सीमेंट का जो मशीनरी होता है वो कंपनी वो बनाती थी। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्क्रीन, क्रशर, ये जो भी मशीनरी सीमेंट बनाने में, वेट प्रोसेस ड्राई प्रोसेस दो होता है, तो दोनों की वो मशीनरी वगैरह बनाती थी। तो उसका जो आप देखते होंगे कि आपके घर में फ्रिज खरीदते हैं, तो एक इंजीनियर आता है, वो इंस्टॉल करके चला जाता है। तो फ्रिज हम्म। छोटी चीज है, लेकिन एक पूरा प्लांट, सीमेंट प्लांट इंस्टॉल करना है, तो वो एक प्रोजेक्ट होगा। और उसमें टाइम लगता है 6 महीने। उसको टर्नकी प्रोजेक्ट बोलते हैं, कि जो कंपनी आपको बेची है मशीनरी, वही आपको इंस्टॉल करके दे देगी। आपको टर्न की यानी चाबी सिर्फ घुमाना है, फिर आपका सीमेंट का उत्पादन। तो मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर था। और इंस्टॉलेशन में मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर तो सीनियर लोग होते थे, उन्हीं के नीचे में था। और प्रोजेक्ट में काम करता था वहां पर। तो बंजारी सीमेंट था, वहां पर मेरी पोस्टिंग थी। ये बिहार में ही आता है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। सासाराम जो है ना शेरशाह का, वो जी। सासाराम डिस्ट्रिक्ट के पास में। जी। हम्म। अच्छा, तो फाकिर भाई, तो अब वो उसके एक बाद रिमोट इलाका था, चाय भी नहीं मिलता था। अच्छा तो अच्छा अच्छा। हमारी वो उसी तरह का जॉब था, रिमोट में इंजीनियर लोग का तो वही होता है, इसीलिए यहाँ इंजीनियरिंग की तरफ इतना आकर्षण नहीं है। इंजीनियर भी चाहता है दूसरे जॉब में जाना। हम्म। तो वो ये कारण है कि उसकी इज्जत नहीं है यहाँ पे, फिर कि आप वो इसमें जॉब सीख ले। छोड़ दिए, हाँ। है ना? तो तो इसे अब वो, छोड़ते रहे, वो लंबी कहानी है, पूरा इंटरव्यू उसमें खत्म हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये वो मेरा, बस मैं इतना अब बताएं मैं कि मेरे आठवां आठवां या नौवां जॉब होगा ये मेरा। अच्छा, तो अभी मैं तो आपकी मैं, आपकी आपकी जॉब वो इंजीनियरिंग सर्विस में जानना चाह रहा था। वो जी भी जी। आप दिए थे ना, इंजीनियरिंग सर्विस? हाँ मैं रेलवे में था, उसके थ्रू अच्छा मैं रेलवे में था। एक इंडियन रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस होता है, तो उसमें मैं हाँ। था। जी। अच्छा, तो हाँ। फिर उसके बाद फिर तो आप वहाँ वहाँ मैं ट्रैक बनाता था,
कुछ अच्छा, कश्मीर के ट्रैक हैं जो भेरीनाग वगैरह के मैंने बनाए हैं, बिछाए हैं लाइनें। तो अच्छा। वो उसमें एक पीले रंग की मशीन होती है, प्लाजर इंडिया लिमिटेड, वही सब देख के मुझे दुख होता था कि हम लोग फेंकू लोग हैं, फेंकते ज्यादा कि इंडिया ही बनाया। इंडिया एक छोटा सा पुर्जा नहीं बना सकता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में दो बात बोला है। एक डिपार्टमेंट वन कंपनी होता है, जैसे कि कंज्यूमर टीवी वगैरह जहां बनता है, और डिपार्टमेंट टू जिसमें हेवी मशीनरी बनता है। जो डिपार्टमेंट वन को बनाने के लिए जो मशीन चाहिए डिपार्टमेंट, तो इंडिया में डिपार्टमेंट टू नहीं है। डिपार्टमेंट टू ही देश विकसित हो सकता है, तो इंडिया विकसित देश नहीं है। यहाँ एक आध हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन वगैरह था रांची में, वो भी बंद हो गया, तो यहाँ है नहीं, जिसकी वजह से हम लोग पिछड़े हैं। और डिपार्टमेंट टू नहीं है तो डिपार्टमेंट थ्री जिसको मैं बोलता हूँ, आईआईटी वगैरह की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पॉलिटेक्निक काफी था। जब डिपार्टमेंट टू नहीं है तो हम लोग कहाँ काम करेंगे, इसलिए आईटीएन यहाँ से भाग जाता है। तो आईटीएन की गलती नहीं है, आईटीएन का काम क्या है डिपार्टमेंट टू में, तो वो तो है ही नहीं है। तो आप इंजीनियर तो पैदा कर रहे हो आईटी, लेकिन उसका जो बीच में एक गैप है, ब्रिज नहीं है। डिपार्टमेंट वन है, थ्री है, टू ही नहीं है। तो ये सब बेसिक कमियां पर ध्यान जाता था। कब जब ऑस्ट्रिया की कंपनी, एक छोटा सा पुर्जा भी है तो हम लोग को तैयार करना पड़ता था और वहां के इंजीनियर को बुलाना पड़ता, तो उसी मशीन का मैं इंचार्ज था जो ट्रैक को सीधा करती है। ट्रैक टेढ़ा हो गया, ट्रैक में ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट क्लीनिंग वगैरह करना, या फिर ट्रैक बिछाना, या ट्रैक का वो उसको बोलते हैं एफआरएम। तो वो क्या करता है कि ट्रैक को ऐसे हिला देता है, तो ट्रैक में जो लोग लैट्रिन वगैरह कर देते हैं तो उससे उसका कुशनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, तो वापस आ जाता है। तो ये सारे ट्रैक रिलेटेड, ट्रैक मशीन वाले सेक्शन में, इंजीनियरिंग जी, का जी, भी जी, जी। परमानेंट कई सेक्शन, उस सेक्शन में मैं पोस्टेड था। ठीक, और मैंने ट्रैक लाइन बिछाना मेरा काम था, उसका ठीक है। मेंटेनेंस करना जी। अब फाकिर भाई, यहाँ से हम आपकी सिविल सर्विस की ओर थोड़ा बताएं, वहाँ कैसे गए? क्योंकि कई पसमानदा साथियों के और कई साथियों के तो के ड्रीम जॉब है ना सिविल सर्विस, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, उसमें कैसे आप पाए, कैसे वो तैयारी क्या कैसे होता था किया? कि वो खुद ही से किया, क्योंकि मैं जॉब में था। तो उसमें हम्म, ये है इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। मेहनत करना तो बाप दादाओं से ही हम लोगों ने सीखा हुआ है ना। हम्म, और वो हमारी दादियों से भी सीखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे फीमेल मेल दोनों बहुत मेहनती होते हैं, तो मेहनत करने का तो कोई हम लोगों में कमी नहीं है। तो ये सोशल, इसमें कोई बहुत दार्शनिक प्रश्न है, बहुत व्यवहारिक प्रश्न है कि हम लोग इतने इंजीनियरिंग करके आईआईटी वगैरह करके और वहां जाते थे, और हमारा जो हेड होता था वो एक हिस्ट्री ऑप्शनल लेके यूपीएससी पास करके आ गया। तो लगा कि सबसे दुखद चीज होता है कि आपका बॉस आपसे कम अज्ञानी, मतलब कम ज्ञानी हो, कम जाने। तो ये बड़ा दुखद था। तो हुआ कि चलो कुछ अपना, ये जो हमको बॉस वगैरह बना है, हम भी बन सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो फिर यही प्रेरणा स्रोत बना। और जो पसमानदा हमारे दोस्त हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग इस तरफ अपना प्रयास कर रहे हैं, तो उनको, और मैं, मुझे इसका पढ़ाने का, मैंने बहुत फ्री में वो, तब मैं भगत सिंह से बड़ा प्रभावित था, तो भगत सिंह कोचिंग सेंटर मैंने खोला था। तो हम्म, वो लिलुआ करके एक जगह है कलकत्ता के पास वहीं। तो मैंने पसमानदा, दलित और आदिवासी लोगों को फ्री में पढ़ाया, तो मुझे पढ़ाने का अनुभव है यूपीएससी का। अभी भी फ्री में मैं मैथ वगैरह पढ़ाता हूँ, हिंदी लिटरेचर, अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं पढ़ा सकता हूँ। ये पसमानदा लोगों के लिए खास कर मेरा ये ऑफर है। तो उसमें मैं, मेरा व्यापक एक अनुभव हो गया। इस साल भी मेरे 8-9 विद्यार्थी पास किए। तो हम्म। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि यहाँ ये सफलता को लोग पूछते हैं, तो मैं बता देता जी, हूँ कि मैं बिल्कुल, सफल बिल्कुल। भी हूँ। हाँ, तो जी, जी। मेरी जर्नी ठीक रही, अच्छी, मैं संतुष्ट हूँ अपने आप से। नहीं, नहीं, और वो यूपीएससी वाला, ये आपने तैयारी किया, आपके इंटरव्यू में कैसे सवाल रहे, फिर आप जॉब में आए? वो सवाल जैसा रहता है, वो इसका असर थोड़ा सा पड़ता है, किसका, अच्छा, कि अच्छा। सरकार किसकी है। तो उस मुताबिक जिसकी जो पॉलिसी रही, तो वैसा सवाल, उसका जैसे सवाल। कि उस टाइम में वैदिक गणित वगैरह सिलेबस में शामिल हुआ था, तो हर आदमी से इंटरव्यू में पूछा जाता था कि इसकी क्या उपयोगिता है, वैदिक जी, गणित की और जी। इसकी। तो जो भी साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं लोग, तो उनको चाहिए कि जो पॉलिसी है,
वो 2 पत्रिकाओं में पता चल जाती है। कुरुक्षेत्र गांव वगैरह का जो योजना से संबंधित है, और जी जी शहरी जी। योजना से संबंधित है योजना, इसको योजना। पढ़ेंगे तो सरकारी नीति के बारे में पता चल जाएगी। तो आपको सरकारी नीति की आलोचना नहीं करनी है, ना प्रशंसा करनी है, उसकी जानकारी रखनी है। आपसे कोई बहुत विशेषज्ञ की उम्मीद नहीं रखता यूपीएससी, तो आप उसकी जानकारी रखें। तो उसके बारे में सवाल ये पूछे जाते हैं, तो वही कॉमन सवाल पूछे गए। हाँ, एक चीज उसमें यादगार है कि मेरा हॉबी था लिटरेचर वगैरह पढ़ना, लिटरेचर में मेरा इंग्लिश लिटरेचर में खासकर इंटरेस्ट था, और तब हमारे प्रिय कवि टीएस एलियट होते थे। और गालिब और मंटो वगैरह से मैं तफी से नफरत करता था, हमको बेकार शराबी लोग लगते थे। टीएस एलियट अच्छा लगता था, उसने वेस्टलैंड पश्चिमी सभ्यता का क्रिटिक तैयार किया था, वो किताब मुझे पसंद थी। तो मुझसे पूछा गया, तो फिर ये मैंने बताया कि टीएस एलियट कविताएं पूछी, तो उसकी एक कविता है फायर ऑफ सरमन, बुद्धा के सिद्धांत के बारे में। वो कविता वो भारतीय दर्शन वगैरह से प्रभावित है, खासकर बुद्ध वगैरह से। तो उन लोगों को बहुत थोड़ा ये हो गया कि आप अंग्रेजी छापे, आपको भारत में काम करना है। तो भाई भारत में जो है क्या कहते हैं उसको, कि आपको कोई पसंद नहीं है, हिंदी का कोई पसंद नहीं है, राष्ट्रभाषा है हिंदी वगैरह। तो मुझे पसंद थे, कोई वो एक कविता पसंद थी मुझे, मैंने वो सुनाया। तो वो बोर्ड में 5 लोग होते हैं, और एक उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होता है, आपको सबको मालूम है। तो साइकोलॉजिस्ट आपके साइकोलॉजिकल मूल्यांकन करता है, मार्क देता है कि आप कैसे बैठे हैं, कितने कॉन्फिडेंट वगैरह है। तो वो लोग बोर हो जाते हैं, वो सवाल इतना नहीं पूछते, वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तो वो ऐसा आदमी बोर, बाकी लोग तो पूछ रहे हैं ऐसे करके, तो वो सो गए थे। तो वो मैंने कविता पढ़ी, वो कविता ये थी कि जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण। तो मैंने बड़ा वो, तो ऐसे पढ़ा, तो वो बोले कि नहीं तरन्नुम में पढ़ो, तो मैंने पूरा तरन्नुम में पढ़, तो वो जग गए, तो सारे मेंबर हंसने लग गए। तो उसमें अगर मेंबर आपसे खुश हो गए, हंसने लग गए, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। मुझे भी आ गए, और जो कि मेरे पास करने का कारण बना। और तब तक ये वो लोग बहुत लाइट मूड में आ चुके थे। और इसलिए आप साक्षात्कार में कोशिश कीजिए कि एक लाइट मूड क्रिएट हो जाए, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनको आप टेंशन देंगे, आपके लिए बहुत गंभीर विषय होता है, लेकिन जो इंटरव्यू लेने आते हैं वो बार बार आते हैं, बहुत वो सीनियर आईएएस ऑफिसर प्राय होते जी हैं, जी या कोई विषय विशेषज्ञ होता है, तो वो इसको तफरीह के रूप में लेते हैं वो। लेकिन वो इतने, देयर इज मेथड इन दी मैडनेस। तो तफरीह भी इतनी एक्सपीरियंस होते हैं कि वो तफरीह में भी बहुत गंभीर प्रश्न पूछ लेते हैं। तो बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं होती है, और सबको तवज्जो दे। बड़ा ईगो होता है ब्यूरोक्रेट में, तो लोग क्या करते हैं कि सामने बैठा है उसी को सिर्फ देखते हैं। अगर आप गुड मॉर्निंग बोले तो ऐसे बोले गुड मॉर्निंग। तो इस सब की तो हम तैयारी बहुत अच्छी करवा सकते हैं, अगर किसी को हेल्प हो तो इंटरव्यू वगैरह का, कि कैसे आना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। जैसे कि अगर वहां दोपहर भी है तो गुड मॉर्निंग बोलना है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में 2 बजे तक गुड मॉर्निंग होता है, तो 2 बजे के अच्छा। बाद वो होता है। तो ये सब जी कुछ जानकारी आपको इकट्ठी जी करनी जी, वैसे चाहिए। दर्शक समझ जाएंगे। हाँ, तो हाँ, अब तो आपका 2002 में शायद हुआ सिलेक्शन ना, फाकिर भाई? जी जी 2002, तो 20 साल करीब आपकी यही जर्नी जी होगी जी आपकी। जी जी तो जी तो जी। फाकिर भाई, ये यहाँ पे आ गए, फिर आप जॉब में आ गए, सिविल सर्वेंट, अब भी हाँ आप जॉब में ही हाँ है। तो हाँ। ये बताइए फाकिर भाई कि ये पसमानदा आंदोलन से, या पसमानदा की ये बात आप तक कैसे पहुंची, कहाँ से इसकी जानकारी आप तक पहुंची? क्योंकि आप पहले शायद कलकत्ता में थे, फिर दिल्ली आए ना, जी ऐसे ही जी था ना? जी जी। जी जी तो जी 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 जी। इसके बारे में, क्योंकि क्योंकि अभी तक तो तो ये जो, बहुत, हाँ जी जी बोलिए। तो ये जुड़ाव बहुत 8वीं कक्षा से ही मेरा हो गया, 8वीं जमात से ही। तो 8वीं को वही बाबा प्रसाद थे, और पसमानदा से मेरा जो ताल्लुक हुआ, वो एक पिताजी के दोस्त थे, तो उनको कोई वो अंसारी जुलाहे कम्युनिटी के थे। ग्यासपुर करके एक जगह है सिवान में, वहीं के थे। तो उनके बेटे बहुत अच्छा है, एक बेटे अंधे थे, तो भी बड़े प्रतिभाशाली थे, उनसे मिलने जाते थे। तो बड़ा वो चाचा मुझे दिलचस्प लगते थे, उनके साथ साथ रहेंगे, बड़े हमको मानते थे, कुछ न कुछ लाएंगे। तो पसमानदा के बारे में जानकारी उन्हीं से हुई, अंसारी अंकल से। अच्छा अच्छा वो अच्छा। पिताजी के बड़े गहरे दोस्त थे, तो उनको कोई मकान उकान नहीं देता था, थोड़ा वो मुस्लिम का जो छुआछूत, उसको मलेच्छ बोलते थे पटना में, कि मलेच्छ है, मतलब कि अच्छा मुस्लिम अच्छा है। अब अच्छा अच्छा। मुस्लिम में भी पसमानदा तो और ज्यादा, कि गोरा नारा नहीं है, पठान लोग गोरा होता है, ऐसा करके स्टीरियोटाइप था। तो वो एकमात्र व्यक्ति जिसको वो जगह देते थे वो मेरे फादर, उनको तो कोई भेदी भाव नहीं थे, मेरे फादर इस दुनिया के ही नहीं थे।
अंसारी अंकल बोलते थे कि दुनिया के नहीं है, वो हमारे दीना भाई करके। तो वो अंकल के मतलब संसर्ग में हम पसमानदा उसके ये, लेकिन ये वो भी बहुत पसमानदा को लेके जागरूक नहीं थे, लेकिन लाइव एक्सपीरियंस था, वो झेलते थे। मतलब बहुत थ्योरिटाइजेशन उनके अंदर नहीं था, लेकिन जो जीवन के अनुभव थे वो लेकिन इनसाइट थी कि उनके भेदभाव है चाहे जो भी है वो सब बताते थे कि ज्ञातपुर में कैसे शेख लोग का कब्जा है, पठान लोग जीने नहीं देता है, तो सारी बातें बता। अब बहुत वो भी दो तीन दोस्त थे फादर के, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा कृतज्ञता बस। एक रामाधार अंकल थे, वो खाना बहुत अच्छा, हमारे पिताजी सीधे साधे थे तो बहुत गेस्टिंग होती थी, तो कोई ना कोई मरीज पीएमसीएच पटना में दिखाने आया रहता था, हमेशा कोई ना कोई गेस्ट, मैं पढ़ नहीं पाता था, तो वो अपने घर में, उनका परिवार बनारस में रहता था, वो अकेले रहते थे, बल्कि मेरे कमरे में पढ़ा करो। फिर खाना खाने के लिए हम घर जाते थे, बगल में ही उनका घर था वहां पढ़ने के लिए, तो फिर बोले कि इसमें भी टाइम नष्ट होता है, तो मेरे ही में खा लिया करो। तो वो जीवन में सबसे स्वादिष्ट भोजन मैंने वही रामाधार चचा के हाथ का खाया, उतना कोई भी बावर्ची हम 5 स्टार 7 स्टार में खाए नहीं खा सके। बहुत अच्छा वो खिचड़ी दाल लहसुन डाल के बनाते थे जो मुझे पसंद था। तो एक रामाधार चचा, एक हीरामन चचा, और एक अभोरिक सिंह यादव, बाबा प्रसाद और अंसारी अंकल, ये 5 6 दोस्त थे पिताजी के बड़े गहरे। एक ओझा अंकल भी, तो ये हमारे मतलब बहुत मानते थे। और उनके बच्चों में हम थोड़ा पढ़ने में तेज थे, अरे बड़ा तेज है ये है। एक बार क्या हुआ कि 1 से 100 तक जोड़ने के लिए स्कूल में दिया गया, मैंने तुरंत जोड़ लिया कि 99 को 1 में जोड़ दिया ऐसा करके। तो बाद में पढ़ा कि ये तो एक बहुत बड़े गणितज्ञ ने भी ऐसा किया था, तो उससे वो मेरा कार्ल फ्रेडरिक गॉस से तुलना करें, तो बड़ा मेरा मोरल इससे हाई हो गया, जो बहुत जरूरी होता है। इसको पिग्मेलियन इफेक्ट बोलते हैं कि झूठ में भी कोई आपको बहुत महान समझेगा तो एक दिन आप सचमुच महान हो जाते हैं, इसका फायदा उसको मिलता है अशराफ को। तो हमको झूठ में, मैं इतना तेज नहीं था, मैं वो किसी किसी विषय में तो बड़ा खराब हालत था, भूगोल वगैरह में, लेकिन इतनी बड़ाई ये लोग करते थे ना ये ब्रह्मधात। लेकिन स्वभाव मेरा अच्छा था, बहुत विनम्र थे, किसी का कोई काम कर दे तो वो स्वभाव अच्छा होने से लोग बड़ाई कर देते थे कि पढ़ने में भी बहुत तेज है। इतने हम तेज भी नहीं थे क्योंकि मेरा प्रथम स्थान नहीं आता था, मेरा 4th स्थान आता था, लेकिन अचानक 9th क्लास में प्रथम स्थान आ गया, 7th में 4th। तो बहुत हम तेज भी नहीं थे पढ़ाई एकेडमिकली, लेकिन मैथ में 100 में 100 लाते। तो ये, लेकिन प्रशंसा करने से क्या लगा कि अब फर्स्ट करना चाहिए सचमुच। तो 9th में थोड़ा सा मेहनत की हम फर्स्ट कर गए, तो फिर फर्स्ट करने की लत लग गई हमको, तो फिर वो सिलसिला जारी रहा। और ये मेरे पिताजी के दोस्तों का मैं 100% मतलब कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि बहुत अच्छे थे वो लोग। मुस्लिम वो जो अंसारी अंकल तो बहुत ही मानते थे, उनके बेटे अभी भी बहुत मानते हैं, सबकी सरकारी नौकरी लगी, एक तो फुटबॉल के बहुत नेशनल लेवल के खिलाड़ी वगैरह हैं जी। अच्छा फाकिर भाई ये बताइए, जैसे हम्म, ऐसे व्यक्ति जो जिनकी पहली जनरेशन या हद से हम्म, हद दूसरी जनरेशन थोड़ा बहुत आगे बढ़ रही है, तो वो उस पैकेज के साथ नहीं आ रहे हैं ना, उनके साथ हम्म, भेदभाव, और जैसे आपने अपना ही एग्जांपल दे रहे थे, तो ऐसे हम्म। मोरल तो डाउन होता जाता है, हम देखते हैं किसी हाँ तरीके हाँ। से नीचे जाते। तो उनको हम्म, कैसे वो मोरल को अपना हाई रखें, जैसे आप तो हम्म, वो हिंसा हम्म, वाली बात यहाँ पे जोड़िए कि वो शायद वही एक चीज थी जो हम्म, आपको हाई रखती थी, लेकिन सभी जी ऐसा नहीं जी कर जी। पाते, लोग तो पीछे आ हाँ ये जाते नहीं हैं, कर हट पाते, जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके सहमत बारे हूँ में आपसे, बताइए, सहमत हूँ। पसमानदा समाज ए, कैसे आगे बढ़े आप फिर तो ऐसे। आप एक टीचर हैं, आपने बीएड किया है, तो एक बिल्कुल। शब्द पढ़ा होगा इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर हम्म छात्र एक जैसा नहीं होता, सबको अलग अलग पढ़ाना चाहिए, है ना। तो हम्म हर आदमी एक जैसा नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं ही एक मॉडल हूँ, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि सबकी अपनी अपनी, और वो हम भी, तो जिसका जैसा है, लेकिन कुछ चीज कॉमन भी तो होता है कि हर आदमी ऑक्सीजन ही लेता है, ऐसा हम्म नहीं कि यूनिवर्सल इंडिविजुअल डिफरेंस है तो समानताएं भी हैं। तो कुछ चीजों पे हर आदमी को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो जिस स्वभाव का, वो ये है कि जैसे ही भेदभाव होता है तो आप वेट मत कीजिए, इमीडिएट उसका विरोध कीजिए। मेरे बेटे के साथ भेदभाव हुआ केंद्रीय विद्यालय में, तो हम्म मैंने तुरंत उसको रिएक्ट किया, लेकिन सौभाग्यवश प्रिंसिपल भी ओबीसी थे वहां के। तो ये तो फर्क पड़ता है, लोग बोलते हैं ना कि ये एक बहुत एक गलत ट्रेंड चल गया कि हमारे लोग महान पदों में चले जाते तो अपने समाज को नहीं, ये अशराफ ने फैला दिया था कि हम लोग एक दूसरे से घृणा करें, जो वर्ग मदद करता है उसी से आप घृणा करेंगे तो आपकी क्या भलाई होगी। तो कुछ हमारे पसमानदा हैं, उनको सिखा दिया गया कि ये
ले ली, नौकरी में चला गया, घमंडी हो गया, जबकि कोई घमंडी नहीं। हर आदमी को कि जुड़ा है उससे, वो कैसे भूल सकता है? 100 में एक आदमी भूल गया तो उसको इग्नोर कीजिए। हमने 99 को, मैं बहुत आशावादी मैंने देखा, अपने समाज को मदद करता है। मुझे भी ये मदद मिली है, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ, आपको भी देखता हूँ आप सबको मदद करते हैं। अपने समाज के लिए पूरा खलूस होता है। किसी भी वो आगे चल गया तो उसमें और ज्यादा खलूस आ जाता है, उसमें चेतना आ जाती है पसमानदा। बल्कि जो कम पढ़ा लिखा है उसमें अपनी चेतना कम है, पसमानदा वाली। वो अशराफ का गुलाम ज्यादा परायापन का शिकार होता है पढ़े लिखे। यहाँ उल्टा फैला दिया जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी, ये सब ब्राह्मणवाद, सैयदवाद, मंटो का प्रभाव है कि पढ़ना लिखना बेकार है, कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भैया न कोई। एक अशराफ थे बुले साहब, वो लिख दिए कि दिल को पढ़ाओ, ये सब क्या कुरान ये सब पढ़ रहे हो। तो पढ़ाई लिखाई के खिलाफ अशराफों ने पूरा आंदोलन ही चला दिया कि सब बेकार चीज। लेकिन पढ़ाई लिखाई जरूर करना चाहिए, इस्लाम में भी कहा गया इल्म के लिए। और कबीर साहब को फॉलो करें जो बोलते हैं कि अवधु आई ज्ञान की आंधी, मतलब ज्ञान की आंधी आनी चाहिए। हाथी चढ़िए ज्ञान की, दिए दलूचा चार। वो बोलते हैं ज्ञान का चूहा नहीं, हाथी, मतलब बहुत बड़ा ज्ञान हासिल करो और उसके ऊपर चढ़ो, ज्ञान का मास्टर बनो, ज्ञान का गुलाम भी नहीं। जी जी हाथी जी दिए दुलीचे चार, मतलब तुम हाथी को जैसे पिलवान होता है ना, तो ज्ञान का पिलवान बनने के लिए लिखे कि दिए दुलीचा डाल। तो ये ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, हम लोग को ज्ञान मार्गी बनना चाहिए। तो ये ज्ञान मार्गी बनेंगे तो आपको जो अत्याचार होता है कम से कम समझ में आएगा। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत हमेशा मैं कोट करता हूँ, फिर कोट करूंगा, कि विरोध करना हिंसा से संभव नहीं है, मुमकिन नहीं, आप बता रहे थे, मैं इसे सहमत हूँ कि हमेशा हम इस स्थिति में नहीं होते। तो हजूर फरमाते हैं कि आप वो बोल के कीजिए। तो लोग बोलेंगे कि बोलने पर भी पाबंदी है, लोग जेल में डाल दिए जाते हैं। तो मन में बोलने से कोई मना? रूह पे, आत्मा पे किसी का कब्जा है बताइए? मन पे। तो कम से कम मन में बोलिए। मन में बोलने से क्या होता है कि एक दिन मौका मिलेगा, आप पढ़ जाएंगे, तो कम से कम आपके मन में है तो उस टाइम विरोध कर पाएंगे। वरना क्या होता है जी जी कि जब तक आप अपने पैरों के लिए जूता हासिल करते हैं तब तक आपके पैर कट चुके होते हैं। तो जब तक आपको शक्ति आता है, आप टीचर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तब तक आपका पूरा रूपांतरण हो जाता है, उसी के आदमी बन चुके होते हैं, मानसिक गुलाम। तो आपका इम्पावर्ड होना काम ही नहीं आता है। तो तब तक के लिए हमारे एक सीनियर थे, बहुत अच्छे आदमी, एलवी सुधीर कुमार। तो वो हमारे बॉस थे, डायरेक्टर जनरल। तो उन्होंने बताया कि वो भी बड़ा क्रांतिकारी इनकलाबी थे, हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो बोलते थे कि क्रांति नहीं कर सकते हो, जैसे गांव देहात में जब ये सब सिस्टम नहीं था जलाने का इतना अच्छा, तो आग को पूरी तरह नहीं बुझाया जाता था, थोड़ा छोड़ दिया जाता था कि कल फिर इसे लेके जलाया जाएगा। तो कितना भी विकट परिस्थिति हो तो उस आग को, उस आवाज को, तीसरा जो विकल्प मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, उसको जिंदा रख। मन में बोलिए कि मंटो गलत है, इसमें भले ही उसका कितना नाम हो, उसके विरोध बोलना कितना ही कठिन हो, कोई भी आदमी हो, मतलब फिरौन ही क्यों ना हो, मन में गलत बोलिएगा। तो मनोविज्ञान भी एक बहुत बड़ा चीज है जिसको कार्ल मार्क्स ने नेग्लेक्ट किया। लेकिन बुद्ध को अमर सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बुद्धिस्ट स्टडी थे दिल्ली, उन्होंने बोला कि पहले मनोवैज्ञानिक थे, उनकी चेली थी खेमा, बहुत बड़ी मनोविज्ञान, इन सब लोगों को पढ़ना चाहिए। तो मनोविज्ञान बहुत बड़ा चीज है। मैंने एक सीरीज भी चलाया था, साइकोलॉजी जी ऑफ जी मैंने ऑपरेस्ट, देखा। उत्पीड़ितों का। तो हम लोग को उत्पत्ति का मनोविज्ञान को समझना चाहिए, तो लड़ने में मदद मिलेगी। इमीडिएट विरोध करना चाहिए। मैंने बेटे का और भेदभाव हुआ एक, उनका नाम, और हमेशा अत्याचारी का नाम लीजिए, भले विक्टिम का नाम नहीं लेना चाहिए। तो वो अत्याचारी मैडम का नाम उड़िया ब्राह्मण थी वो, और उन्होंने काफी भेदभाव किया। क्या एक टाइटिल उन लोगों का पार्थो ना क्या ऐसा करके थी, तो वो नहीं है, वो जो जो भी भूल गया मैं। तो वो हमारे प्रिंसिपल ने मदद किया, उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा गया, वो सबक ही सीख गई। इतना बार सॉरी बोली, इतना बार सॉरी बोली कि हम क्या बताएं। लेकिन हम लोग पसमानता का दिल फराक होता है, मैंने माफ कर दिया फिर, हालांकि माफ नहीं करना चाहिए। तो वो ये लड़ना चाहिए। और डेमोक्रेटिक लड़ाई है, नालिश जरूर कीजिए, कुछ ना कुछ होगा। और जी जी ये विकल्प तो हमेशा आपके पास है कि मन में जरूर बोला। हाँ, मन में भी बुरा बोलने में कठिनाई है। जैसे किसी को बुरा बोल रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत तनाव का शिकार। तो इतना कन्फ्लिक्ट अपने से मोहब्बत के नाम पे झेलिए। ये कन्फ्लिक्ट होता है, ये बड़ा आसान। कोई क्यों अपने स्टॉकहोम सिंड्रोम, अपने अप्रेसर से प्यार करने लगता है? कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। जैसे हम आपसे नफरत कर रहे हैं और ऑफिस में उसको यस सर बोलना है, तो बड़ा कन्फ्लिक्ट रहेगा। अब मान ले कि नहीं, ये आदमी मेरा बॉस है, यही काम मंटो करता है, वो नेचुरलाइज कर देता है प्रेस सिस्टम को। तो आपको बड़ा
और ये लगता है अच्छा अच्छा लगता है, इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं। तो डीप फेमिलराइज होना, उसको महसूस करने को हाइडेगर बोलता है, डीप फेमिलराइज। आदत पड़ जाने से ना, फेमिलियर हो जाने से वो लगता है इसमें बुरा क्या है। जब आप डीप फेमिलियर होते हैं, अपरिचितीकरण, तो लगता है कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो बड़ा बुरा है, आउटरेजस है। अचानक आपको लगता है शॉकिंग टाइप का वो चीज जिसको आप नॉर्मल समझ रहे थे। तो ये नॉर्मलाइजेशन से बाहर आता है ये। मोहम्मद साहब बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक थे, मैं उनको लाख लाख सलाम भेजता हूँ कि उन्होंने ये तीसरा विकल्प कितना गहरी बात बोली, कि मन से अगर उसको बुरा बोलते रहोगे तो एक दिन लड़ोगे जरूर, लेकिन इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक, जिसको कहा जाता है आजकल, वो साइकोलॉजिकल इमोशनल लेबर टर्म दिया एक, और इस पर काफी आपने भी लिखा था एक बार पोस्ट वगैरह। तो ये साइकोलॉजिकल लेबर करना पड़ता है। जैसे एक एयर होस्टेस है, उसका माँ मर गई है लेकिन उसको मुस्कुराना पड़ रहा है, मेरा नाम मुस्कुराना पड़ जोकर में रहा जो है। हाँ, तो ये इमोशनल लेबर है। तो आप उससे नफरत कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस में जा रहे हैं तो उसको सलाम ठोकना पड़ रहा है, आपका बॉस है जो आपका अशराफ हो सकता है कोई भी। तो ये, और कम से कम इतना तो जरूर कीजिए कि हाथ उठाने में ज्यादा खतरा है तो ये इमोशनल लेबर का खतरा तो उठाना होगा। ये जी मिनिमम, न्यूनतम अपने सम्मान के लिए, खुददारी के लिए, वरना लड़ना आप क्या पड़ेगा। मुसलमान हुए, आप क्या मुसलमान हुए। हम्म। एक मेरा शेर है कि माना कि मुसलमान हूं, मोहम्मद नहीं हूं मैं, साबिर हूं, सब्र की हद नहीं हूं मैं। तो सब्र की हद मत बनिए, साबिर बनिए। अरे वाह 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 वाह। फाकिर भाई, एक घंटा हो गया है, और किसी हाँ भाई जी, को अब सवाल, इसको, हाँ इसको, हाँ सवाल करना है तो सवाल कर ले, किसी को सवाल करना है तो। एक सवाल आया है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। जी जी जी। अख्तर हुसैन भाई पूछ रहे हैं कि फाकिर भाई किस डिपार्टमेंट में है और किस पोस्ट पर है। अब बताना चाहे तो बता दीजिए फाकिर भाई। ये हम लोगों ने पद और इसकी गोपनीयता ली है, और इसके तहत मैं माफी चाहूंगा कि कभी पर्सनल में मिलेंगे तो उनको बता देंगे। तो जी जी। एक हम लोगों का कंडक्ट रूल वगैरह होता है जिसके कारण से हम्म। अ, पद और इसकी शपथ लेनी आप, पड़ती है। जी जी, जी आप इतना तो जी। अख्तर भाई इतना समझ ले कि सिविल सर्विस में ही है, और दिल्ली में जब और आएंगे वो, तो और मुलाकात भी हो इतना जाएगी। अहमद, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। एक ही चीज सबसे बड़ी जो मेरी सिखनात है, जो सबसे अहम है और महत्वपूर्ण है, वो है मेरा पसमानदा होना। दिस इज माई ओनली आइडेंटिटी। और जैसे सूरज होता है और बाकी ग्रह प्लानेट होते हैं उसके चारों बगल में, मेरी कई आइडेंटिटी हो सकती है कि बिहार से हैं, कश्मीर से हमारा लेकिन ये पसमानदा मेन है, और बाकी उसको चक्कर प्लानेट है। मेरा मेन जो सोलर सिस्टम का जो सूरज है वही है, जी जी। जो जिससे मेरी जिंदगी प्रभावित होती है। जी। फाकिर भाई, ये बात निकल गई तो मैं याद दिला दूं, ये वाली इस किताब पर हमें आगे बात भी करनी थी, अगले हफ्ते बात किया ये तो जाएगा इस अच्छी पे। अच्छी बात, अच्छी अच्छी बात जी है, अच्छी बात। जी, तो और ये और कोई जरूर इन्होंने ये हाँ हिंसा जी का जी विरोध किया होगा, ये अशरफ है, इन्होंने जी हिंसा जी का जी। विरोध किया होगा, मैं तो पहले से गेस कर रहा। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि ये वाली बात आपकी जो है थोड़ा कंट्रडिक्शन है। तो और कोई सवाल जी जी। नहीं आ रहा है फाकिर भाई, तो खत्म किया जाए, है हम्म, ना। एक घंटा हो हम्म, भी गया, हम्म। हम तो थोड़ी देर मैं के तो लिए शुरू आधी किए थे घंटा में इसको खत्म करना लेकिन चाहता, देखिए बात नहीं, निकलेगी तो दूर तक चली जाती है। आपने जी जी। आपने जो बातें छेड़ी है, तो आपके बहाने हम्म, हम हम्म, एक दलित पसमानदा बहुजन छात्र किस तरीके से उत्पीड़न झेलता है, हम्म, कैसे उसको आगे बढ़ना चाहिए, इससे मोटिवेशन आपकी इसी जर्नी से पता चली, और हमको यही जानना भी था। लिख रहे हैं अख्तर भाई, और फिर लिख रहे हैं कि मैंने मैंने मुख्तसर सा अपना आत्मकथा भी लिखा है खुद, जिसको बोलते हैं कि अपनी खुद कहानी जिसको, तो वो तीसरा पक्ष में पढ़ सकते हैं लोग, और वो एक मैं रिटर्न में भी दे सकता हूँ। आखिर सबके हम सफर, आखिर सबके हम सफर उसका शीर्षक है, टाइटल है। तो वो क्या ये अ, कहानी है फाकिर भाई, मेरी नावल है। आत्मकथा है। नहीं नहीं, मेरी अच्छा। आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है जी। अरे तो फाकिर भाई, शेयर हमसे शेयर नहीं किया आपने, शेयर करिए, इसको पढ़ा जाए, है ना। अरे मैंने कहाँ खुद कैसे को कभी कैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं माना नहीं नहीं कि फाकिर भाई, वो ये तो गलत बात है, आपको मानना पड़ेगा। आप खुद ही कबीर की बात बोल रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं नहीं, नहीं वो माना। है, वो हाँ मेरे अंदर स्वाभिमान है, लेकिन मैं हाँ। खुद दूसरों से ऊपर नहीं मानता, उससे नीचे भी नहीं मानता, लेकिन ऊपर भी नहीं मानता। और मैं रिप्रेजेंटेशन की, मैं कोई लीडर हूँ इस राज्य से ये, अच्छा लेकिन फाकिर, अभी तो ये जरूरत है। हाँ जी जी। आखिरी बात मैं अपने के खत्म करूं कि फाकिर भाई से मेरी हम्म, मुलाकात कैसे हुई। हम हम्म, गुरिंदर आजाद भाई ने मिलवाया था वहां पे। हम्म। कौन सा वो है, अरुणाचल भवन, कौन सा भवन हम्म। था, जी उसमें जी हम जी, लोग हाँ जी। साथ साथ में खाना खाए नहीं, थे। आंध्रा भवन, आंध्रा भवन, आंध्र 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 आंध्रा आंध्र भवन। भवन,
हाँ, वहाँ पहली बार फाकिर आंध्रा भाई से भवन। मुलाकात हुई। जी। फिर फाकिर भाई और मैं दोनों मेट्रो से हम लोग जाने लगे। तो मैंने फाकिर भाई से पूछा कि फाकिर भाई आप क्या करते थे? इन्होंने कहा कि मैं सर्विस में हूँ, सर्विस करता हूँ अभी। तो मुझसे पूछा, तो उस दौरान मैं तैयारी कर रहा था। तो जब तैयारी कर रहा था तो पूछे कि किसकी तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने बताया कि यही पीसीएस की। तो मैं कि आप कौन सी नौकरी कर रहे थे? कह रहे मैंने बता तो दिया सर्विस में हूँ। तो मैं फिर मुझे याद पड़ा, अच्छा सिविल सर्विस। तो कहे हाँ। तो मैं कि फाकिर भाई मैं अभी किसी आईएएस को नहीं जानता हूँ जो मेरे साथ लाइन लग के मेट्रो में घुसे और सीट के लिए जो जद्दोजहद करे। और तो मुझे तो अंदाजा नहीं था कि आप 20 साल से आईएएस ऑफिसर हैं। मुझे तो ये लगा था कि हाँ कोई सर्विस वर्विस कर रहे होंगे दिल्ली में छोटी मोटी। उसी तरीके से अब मुझे याद है कि आप जो है सैंडल पहने हुए थे और शर्ट आपकी जो है बाहरी निकली हुई थी, थोड़ी सी लटकी हुई थी, थोड़ा सा अंदर थी। तो मुझे लगा था कि होंगे जैसे हम जैसे मजदूर वैसे कोई दूसरा मजदूर होगा। तो फाकिर भाई तो उस दिन वो मेरी पहली मुलाकात थी। तो पहली मुलाकात से मुझे अंदाजा लग गया था कि ये कुछ अलग नहीं, है। ये महत्वपूर्ण नहीं, ये नहीं मध्यम महत्वपूर्ण, वर्ग ये सब क्यों है? मेरे तो ये मेरे हम लिए बता नहीं, नहीं नहीं मेरे लिए नहीं, देखिए ना, महत्वपूर्ण था फाकिर भाई। नहीं मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ये मध्यम वर्ग बड़े शब्दों के जाल में जीता है। तो एक गाना है कि ये दिल क्या चाहता है, एक मुट्ठी आसमान। तो मैं अक्सर बोलता था कि जो एक मुट्ठी है वो आसमान कैसे हो सकता है? आसमान तो बड़ा होता है, वसी होता है। एक मुट्ठी आसमान देखिए कैसे। तो इसी तरह के विरोधाभास में जीता है मध्यम वर्ग, कि आसमान भी चाहिए, वो एक मुट्ठी ही चाहिए। तो नौकरी कभी बड़ी नहीं होती, नौकरी हमेशा छोटी होती है। बड़ी होती है बादशाहत, बड़ी होती है सुल्तान होना, बड़ा होता है मालिक होना। तो पसमानदा को मालिक होने की कोशिश करनी चाहिए। नौकरी बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। छोटी होती है, नौकरी जी हमेशा छोटी होती है। बड़ी नौकरी वैसे ही है जैसा एक मुट्ठी आसमान है। आसमान असल में हमेशा बड़ा होता है, वो एक मुट्ठी नहीं होता है। जी। जी तो इसी फाकिर भाई असल विचारधारा के कारण मैं ये जी। मानता हूँ। जी। लेकिन जी। फाकिर भाई हम लोग जो है कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग हैं ना, तो हमारे लिए हाँ बिल्कुल सबसे बिल्कुल। सबसे बड़ी नौकरी सबसे बड़ा नौकर बनना है, सबसे हाँ बड़ा सबसे बड़ा। सम्मान। तो लेकिन ये भारत मालिक सबसे बड़ा बनने, सबसे बड़ा मालिक नौकर बनने सिविल की सर्वेंट कोशिश है। करना चाहिए। जी। और एक तो मिल्टन का भी असर है अंग्रेजों का। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, उसमें लिखा कि स्वर्ग का, ठीक है, वो नौकर होने से अच्छा है कि नरक का राजा बन जाए। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि राजा बनो। इस बिल्कुल। तो मेरे असल भाई में बोलते थे ना, मेरे हाँ बड़े भैया हमको थोड़ा बोलते थे कि नीचे रहो। तो कोई अमीर रिश्तेदार आता था, वो कार वगैरह लेके, तो उसका कार मांगते थे कुछ देर के लिए दीजिए चलाने के लिए। तो मेरा हमेशा उनसे बोलते थे कि आप राजा का मित्र बनते कि फलाना मेरा मित्र वो है ये है। तो मुझे इससे बड़ी चिढ़ होती थी और मुझे बहुत ईगो हर्ट होता था कि ऐसे बोले कि मेरा फलाना मित्र राजा है, नहीं खुद राजा बनो। ये मेरा बचपन से ही था कि ये सब बड़ा वो ही एहसास कमतरी हो गया, खुद राजा बनना चाहिए। ये सब वो मुझे बहुत बुरा लगता है इस मामले में। लेकिन बड़ा मैं ईगो वाला हूँ कि खुद राजा, राजसी रहो, नवाब टाइप का। और वो हालांकि गलत उपमा है, ये भाषा की कमजोरी, हमको नवाब पसंद नहीं है। मेरा राजा कहने का मतलब है, कबीर साहब का एक पद है कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही बादशाह। तो ऐसा अपने आप को एकदम मजबूत और कबीर साहब की तरह, कबीर मतलब बड़ा होता है वैसा बनना चाहिए, कबीर की तरह जी 120 जी साल जिंदा रहना चाहिए। मुझे भी दराज उम्र चाहिए और मैं चाहता हूं कि पसमानदा का सेवा करूं 120 साल तक, कबीर के साहब की तरह जी कर और जिंदा रहूं मैं। अरे वाह मेरी ये भाई। तमन्ना है। जी जी फाकिर भैया, और ये सच बात इंशाल्लाह। है। और हम इंशाल्लाह। लोग तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वो जो माइंडसेट है वो तो अभी हमारे तो वैसे बना हुआ है ना। अभी अभी आपको इसलिए ज्यादा अप्रोच किया जाएगा कि आपने अभी सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में या मुफ्त कोचिंग वोचिंग के बारे में बोल दिया है। तो हो सकता है इसके लिए भी आपको जो है नहीं तो अच्छी अप्रोच देखिए, किया जाए। जो जी आपके समाज को हक है कि वो आपको जरूर डिस्टर्ब जरूर करे, बिल्कुल तंग करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई कोई नहीं, तो हम खत्म करते, कोई और सवाल नहीं आया। हाँ ठीक है, अख्तर नहीं भाई, ठीक है। अख्तर भाई एक बात लिखे, वो बात बोली खत्म करो। ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज में मैंने फाकिर भाई को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था लास्ट ईयर। अख्तर भाई ने कहा कि मैं उनको जी जी, जानता हाँ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। वक्त बिल्कुल वक्त बिल्कुल। मेरी बात होती रहती है। ठीक उनका है फाकिर बहुत भाई। बहुत शुक्रिया, हाँ उनका बहुत जी बहुत जी शुक्रिया। और ये जी जो मैं एक कहा ना कि मैं इसके काबिल नहीं था, जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया, जो कहा जाता है रवायत, तो मेरे लिए सच और हकीकत है कि मैं अरे इसके नहीं फाकिर काबिल भाई, नहीं आप हूँ। बिल्कुल आप काबिल लेकिन है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। और तो बोलने में जितना मैं लगता हूँ कठोर और
किए वैसा मैं हूँ नहीं। मैं मुझे अपने मेरा क्या है ना कि कठोरता तमाम अत्याचारियों के लिए, अपने लोगों के लिए मैं बहुत नाजुक, नर्म और नाजुक हूँ। मुझे तो मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ। मुझे पसमानदा की हालत चाहे उनका देखता हूँ तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं सच बोलता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बाकी की जिंदगी कभी ये जो खानदानी पारिवारिक दायित्व से मुक्ति मिले तो मेरे अपना मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि उन्हीं को समर्पित डेडिकेट कर देना चाहता हूँ कि पूरे मैं पसमानदा के उत्थान के लिए मेरा जीवन वो समर्पित अरे करना चाहता हूँ। यही मेरी अरे अंतिम अरे आखिरी वाह। इच्छा होती है ना। दो ही मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी आखिरी सांस जो कलमा पे वो आए और वो ईमान पे आए, और पसमानदा के लिए मेरा जीवन डेडिकेटेड। और अरे एक वाह। सवाल पूछना चाहते थे लेलिन भाई, मैंने मना कर दिया था लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आस्तिक व्यक्ति, मैं अल्लाह में पूरा यकीन रखता मैं ये सवाल स्किप कर गया था, मुझे लगा था कि हूँ। ना पूछा जाए। नहीं नहीं नहीं। मैं पूछना हाँ यही हाँ। चाह रहा था। आपने बात कह दी कि आप इतनी नहीं मैं फिलोसफी पढ़े इसलिए हैं, नहीं। इतनी हाँ नहीं, किताबें कोई पढ़े। ये है ना। हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नहीं, मुझसे नहीं ये मैं कहा जाता है। कहीं मैं लंबा, मैं, कोई लंबा मैं ना हो जाए इसलिए, मैं और कोई जी जी कारण नहीं था। ये जी लंबा जी। ना हो जाए, ये सब विवाद का विषय बन जाता है, इसलिए मैं बच रहा था। और मैं आखिर में इसलिए बोला कि अब लंबा करने का स्कोप नहीं है तो बोल बस दिया मैंने। खत्म। हाँ, जी जी। चल इस पे हम बात कर लेंगे, अलग अलग किसी उस हाँ पे जी बात जी। कर लेंगे, हाँ आस्तिक बिल्कुल बिल्कुल नास्तिकता पे बिल्कुल। बात कर ली जाए। तो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। फाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। बहुत बहुत सबका। हाँ। हाँ। और अख्तर भाई का भी और शुक्रिया इस हाँ, प्यार के लिए, हम मोहब्बत के लिए जी। जी जी, हम जो है ये साक्षात्कार अभी और भी अलग अलग व्यक्तियों के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे, और हम उनके जीवन सफर से ये समझने की कोशिश करेंगे पसमानदा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए आइडल क्यों बन जाते हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों से वो निकल के आगे आते हैं वो परिस्थितियां सामान्य नहीं होती। तो सामान्य परिस्थितियों में असामान्य परिश्रम उनको करना पड़ता है। और इसी के साथ जो है ये आज का जो एपिसोड खत्म कर रहे हैं। जय पसमानदा, जय हिंद। जय।